Hey, so hello everyone, this is Akash Kandoi and I hope everyone of you is doing absolutely amazing. ऐड कर दिया तुम्हारे इसमें आईसीआई ने टॉपिक प्रोफेशनल एंड एथिकल ड्यूटी ऑफ ए सीए। ठीक है, एक तो मेरे को पता नहीं एफआर में कर क्या रहा है ये तुमको ऑडिट वाले सर को पढ़ाना चाहिए। ठीक है, ये सब मैं ही पढ़ाऊँ क्या? सब मैं पढ़ा दूँ सब? हाँ, एफआर एएफएम ऑडिट पढ़ा दूँ सब? पढ़ा दो सर, पढ़ा दो, मैं नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, एफआर ही काफी अपने लिए। तो अब सुनना, जैसे अपने को पता है ये तुम्हारे इसमें नया टॉपिक ऐड हुआ था। वैसे सेटअप देखो नया है क्योंकि हम स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहे हैं बीबी सर के। ठीक है, तो अब ये जो टॉपिक अपने इसमें ऐड हुआ है, ये पहले बता दूं मैं, ऑडिट पढ़ने के बाद ही आपको पढ़ना है। ठीक है, ऑडिट पढ़े बिना भूल से भी आ मत जाना इधर, क्योंकि लिंकेज ही नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली ऐसे चाहता क्या है, तुम थोड़े प्रोफेशनल बनो, है ना। जब तुम एफआर पढ़ लोगे, ऑडिट पढ़ लोगे, तो तुम चीजों को लिंक कर पाओ, है ना। कि भाई तुम ऑडिटर भी हो, तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो, तो जब तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखोगे तो गलती दिखी तो तुमने अकाउंटिंग में आनी चाहिए कि गलती कहां है, कौन से इंडेक्स की गलती है। फिर तुमको ये भी मालूम होना चाहिए क्लॉज कौन सा ब्रीच हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए टॉपिक वगैरह है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे डिस्कशन को दो पार्ट में बांट देंगे। ठीक है, एक एक कंसेप्ट का डिस्कशन, एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन। ठीक है, अब जब मैंने नोट बनाया ना, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने आईसीआई के सारे जितने भी कंसेप्ट मॉड्यूल में दे रखे वो सारे इंक्लूड कर लिए। लेकिन ऑफ कोर्स जो भी फोकस एरिया है वो बताते हुए चलेंगे कि कौन से कंसेप्ट पे आपको ज्यादा फोकस करना है। बाकी कंसेप्ट अपन रीड कर लेंगे या जो भी रेलिवेंट पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन जितना फोकस एरिया बताया गया वो सब अच्छे से कवर करना प्लीज, वो काम का होएगा आपके लिए। ठीक है, अब ये जो प्रोफेशनल एथिक्स वाला चैप्टर है ये आपके ऑडिट में तो आता ही है। ठीक है, तो वो पढ़ने के बाद आना। उसके अलावा अब आपको पता रहेगा, अगर एथिक्स पढ़ा हुआ है तुमने तो उसमें ना दो शेड्यूल होता है, एक होता है फर्स्ट शेड्यूल, एक होता है सेकंड शेड्यूल। आपके एफआर वाले मॉड्यूल में भी सिर्फ सेकंड शेड्यूल डिस्कस्ड है, मॉड्यूल के अंदर भी। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल वैसे आप ऑडिट में पढ़ने ही वाले, वो तो आपको आ ही जाएगा, बट एफआर में सेकंड शेड्यूल पे खासा ध्यान देना। और उसमें भी जितने भी क्वेश्चंस है उसमें भी सेकंड शेड्यूल के सारे क्लॉज में डिस्कशन नहीं है। ठीक है, तो अपन एक ओवरव्यू तो सब क्लॉज का लेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उस पर डेप्थ में जाएंगे और फिर सारे के सारे क्वेश्चन अपन क्लास में ही कर लेंगे। मेरे ख्याल से इससे अपना काम बन जाएगा। ठीक है, अब तुमको क्या लगता है मेरे को आता है क्या एथिक्स वगैरह पढ़ाने के लिए? नहीं ना, तो एक काम करते हैं अपन, सुनना मेरी बात। सेकंड शेड्यूल और जो भी रेलिवेंट, इसके अंदर एक और चीज है, अगर ऑडिट पढ़ के आए हो तो फंडामेंटल प्रिंसिपल 5 होते हैं। ठीक है, तो यार जब अपने पास अच्छे रिसोर्स अवेलेबल है तो काहे काम चलाओ आदमी से पढ़ रहे हो, तो एक काम करते हैं, बुला ही लेते हैं हमारे खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे वाले इंसान को। आओ शुभम सर, आइए आइए आइए। तो वेलकम 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 हमारे लंबे से प्यारे शुभम सर, आओ सर बैठो और बताओ सर थोड़ा इसके बारे में। हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब? हाँ जी मित्रों, तो जैसा कि आकाश सर ने कहा, कहीं ना कहीं इसमें ऑडिट का काफी रोल रहेगा। तो आई विल गिव यू अ क्विक अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉट एवर इज रेलिवेंट फॉर योर एफआर पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो भी रहेगा अपन एक बार अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, सो दैट जब आप आकाश सर के साथ वो क्वेश्चंस वगैरह कर रहे हो तो आपको ऐसा ना लगे यार ये चीज यहाँ कैसे आ गई, ये चीज यहाँ कैसे आ गई, यू आर एबल टू रिलेट देम बोथ। ठीक है सर, परफेक्ट हो जाएगा। तो एक काम करेंगे, शुभम सर आपको जो भी रेलिवेंट कंसेप्ट बता देंगे, वो कंसेप्ट डिस्कशन होने के बाद, मतलब जितना भी ऑडिट का पार्ट रेलिवेंट है वो सब कवर करवा देंगे। वो होने के बाद और जो भी रेलिवेंट कंसेप्ट डिस्कशन है वो करने के बाद शुभम सर अपने को अलविदा कह देंगे और फिर हम जितने भी क्वेश्चंस है वो सब भी डिस्कशन कर लेंगे। और अगर किसी क्वेश्चन में भी अगर मुझे शुभम सर की हेल्प लगी तो हम उनसे भी कांटेक्ट कर लेंगे कि सर ये क्लॉज यहाँ क्यों आया, ये क्लॉज यहाँ क्यों नहीं आया। ठीक है, तो सर शुरू करते हैं। परफेक्ट, अभी तुम्हारे हवाले वतन साहब मैं जा रहा हूं, हो गया मेरा। चलो थैंक यू सर। हाँ जी मित्रों, तो रेडी हो जाओ सारे के सारे बच्चे। अभी अपन स्टार्ट करते हैं सर किसके साथ, क्लॉजेस के साथ। जैसा कि आकाश सर ने बोला, कहीं ना कहीं फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल दोनों आपके कोर्स में रहते हैं ऑडिट में, बट यहां पे कहीं ना कहीं आपके लिए सेकंड शेड्यूल थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इसमें भी कुछ एक आध क्लॉजेस हैं जिसपे आईसीआई ने थोड़ा ज्यादा फोकस करा एफआर में। उसके लिए आई विल गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर आउटलुक, किस तरह से आपने इसको डील करके चलना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं सर, क्या ये जो स्केड्यूल्स है ये क्या है, क्यों है, एक बार क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो स्केड्यूल्स क्या है ना, बेसिकली आईसीआई ने एक लॉ बना रखा है, आप ऐसा कहो कि अगर सीए ने कोई गड़बड़ करी, कोई हैंकी पैंकी करी, कोई बदमाशी करी, तो हम उसको किसी ना किसी क्लॉज में ना पकड़ के पेनल्टी वगैरह लगा देंगे, उसके ऊपर एक मिसकंडक्ट लगा देंगे। ये आपने एक बेसिक बात समझ के चलनी है। क्या ये बेसिक बात समझ आती है कि अगर सीए ने कोई बदमाशी करी तो हम उस पर कोई ना कोई क्लॉज लगा देंगे, कोई ना कोई शेड्यूल के पार्ट में उसको अपन गिल्टी कर देंगे। क्या ये बेसिक बात समझ आती है? हाँ सर। तो अब ऐसे ही इसका एक पूरा सेकंड शेड्यूल है। ठीक है सर, अभी के लिए बस समझ लो, अगर आपने अभी तक, मुझे लगता है कि अगर सपोज आपने मान लो फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल चलो नहीं पढ़ा, तो सेकंड शेड्यूल में क्या होता है ना, सेकंड शेड्यूल में जो पनिशमेंट है उसका लेवल ज्यादा है। मतलब फर्स्ट शेड्यूल में थोड़ी प्यारी पनिशमेंट है, सेकंड शेड्यूल में आप ऐसे कह सकते हो गंभीर पनिशमेंट है। ठीक है, समझ गए सर। अब इसमें अगर आप देखो दो पार्ट्स हैं सर, दो पार्ट्स क्या हैं। पार्ट नंबर 1 बात करता है सीए इन प्रैक्टिस की।
यानी अगर अब आपके सवाल में सीए इन प्रैक्टिस है, जिसने कुछ हैंकी पैंकी करी है, तो ये जनरली पार्ट 1 में कवर होगा। बट अगर मैं बात करूं पार्ट 2 की, तो ये बात करता है मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट जनरली। जनरली का क्या मतलब है? चाहे आप प्रैक्टिस में हो, चाहे आप एम्प्लॉयमेंट में हो, कम ऑन, चाहे तो आप प्रैक्टिस में हो या आप एम्प्लॉयमेंट में हो, दोनों चीजें यहां पे कवर हो जाएंगी। क्लियर है? क्लियर है सर। एंड इसके बाद ये आता है पार्ट 3, जो बात करता है अदर मिसकंडक्ट की। अब ये अदर मिसकंडक्ट क्या होता है, कैसे होता है, अभी अपन अच्छे से सारी चीजें समझेंगे। ठीक है सर। तो सबसे पहले आ जाओ सेकंड शेड्यूल पे, और एक एक करके मैं आपको सारे क्लॉजेस की अंडरस्टैंडिंग देता हुआ चलता हूं। सबसे पहला क्लॉज किसकी बात करता है सर? सबसे पहला क्लॉज बात करता है क्लॉज नंबर 1। अपन इसको बोलते हैं 1 नंबर कॉन्फिडेंशियलिटी। सर 1 नंबर कॉन्फिडेंशियलिटी का क्या मतलब है? देखो, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अभी हम कौन से पार्ट की बात कर रहे हैं? पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 किसके लिए था? सीए इन प्रैक्टिस। वेरी गुड। तो हम इसको प्यार से बोलते हैं CAIP, यानी सीए इन प्रैक्टिस। ठीक है सर। क्लॉज नंबर 1 क्या कहता है कि भाई एज अ मेंबर इन प्रैक्टिस आपके क्लाइंट रहेंगे। उन क्लाइंट से आपको कई सारी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपको ऐसा लग सकता है कि यार ये तो मैं अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर सकता हूं, या मैं किसी और को डिस्क्लोज करके उसके मजे करवा सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मान लो मैं ऑडिट कर रहा हूं आईटीसी लिमिटेड का। आईटीसी का नाम तो आपने सुना ही होगा। हंस क्या रहे हो? मैं क्लासमेट की कॉपी की बात कर रहा हूं। ठीक है, आईटीसी का नाम आपने सुना होगा। अब सपोज मैं आईटीसी का ऑडिट कर रहा हूं, और मैं जब उसका ऑडिट कर रहा हूं ना, मुझे पता है 10 दिन बाद ये जो ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं ये मार्केट पे आ जाएंगे, और इस बार कंपनी के प्रॉफिट्स बहुत अच्छे हैं। इस बार कंपनी के प्रॉफिट्स इतने अच्छे हैं कि शेयर का प्राइस कम से कम 10% बढ़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। अब सारे बच्चे एक बात बताओ, अगर मैंने इसके बारे में कि कंपनी का शेयर का प्राइस 10% बढ़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, और कंपनी के प्रॉफिट्स अच्छे हैं, इसके बारे में मैंने अपने रिलेटिव्स को बता दिया, अपने फ्रेंड्स को बता दिया, क्या ये सीए इन प्रैक्टिस को शोभा देता है? नहीं सर, ये तो बिल्कुल शोभा नहीं देता। कहीं ना कहीं अगर मैंने इस तरह की हरकत करी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के अंडर मैं क्लॉज 1 में गिल्टी हो जाऊंगा। तो देखो क्या कहता है, इफ यू डिस्क्लोज एनी इंफॉर्मेशन विच यू एक्वायर्ड इन द कोर्स ऑफ प्रोफेशनल एंगेजमेंट, मतलब आपके जो क्लाइंट और आपकी एंगेजमेंट होती है उसको प्रोफेशनल एंगेजमेंट बोलते हैं। इफ यू डिस्क्लोज एनी इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड इन द कोर्स ऑफ प्रोफेशनल एंगेजमेंट टू एनी पर्सन, किसी को भी बताई तो आप गिल्टी हो जाओगे। अदर देन, सर इसकी एक्सेप्शन क्या है, किसको बता सकते हैं? तो ये कहता है आप क्लाइंट को बताओ, क्लाइंट की इंफॉर्मेशन क्लाइंट को बताओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अदर देन द क्लाइंट एंगेजिंग यू विदाउट द कंसेंट ऑफ योर क्लाइंट और अदरवाइज देन एज रिक्वायर्ड बाय द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो ये कहता है कि अगर आपने ये इंफॉर्मेशन अपने क्लाइंट को, क्लाइंट की इंफॉर्मेशन क्लाइंट के या तो कहने पे किसी को बताई तो चलेगा, या अगर लॉ की रिक्वायरमेंट थी किसी को बताई तो चलेगा, वरना इन दोनों के आप किसी को भी ये बात नहीं बता सकते। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। तो अभी आप बस इतनी सी बात समझ के चलो, अगर आपने कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच करी तो क्लॉज नंबर 1 गिल्टी हो जाओगे। क्लॉज 1 मतलब 1 नंबर कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है सर। अब आते हैं क्लॉज नंबर 2। सर ये क्लॉज 2 नहीं है, आप इसको बोल दो क्लॉज नंबर 2। सर क्लॉज 2 क्यों? ये कहता है कोई भी रिपोर्ट देने से पहले, मैं इसको बोलता हूं रिपोर्ट ऑन EOFS, कोई भी रिपोर्ट ऑन EOFS देने से पहले इसको एग्जामिन तो कर दो। इसको एग्जामिन तो कर दो। सर रिपोर्ट ऑन EOFS का क्या मतलब है? एनी रिपोर्ट ऑन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यह कहता है अगर आप अपने नाम में या अपनी फर्म के नाम में कोई रिपोर्ट दे रहे हो, रिपोर्ट ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट इज जस्ट लाइक यू आर सेइंग यू आर गिविंग एन ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है सर। तो सर ऑडिट रिपोर्ट देने में बंदा गिल्टी क्यों हो रहा है? पूरी बात सुनो। कह रहे अगर आपने कोई ऑडिट रिपोर्ट दी तो आप गिल्टी हो, अनलेस जो भी एग्जामिनेशन थी वो 4 लोगों ने कर रखी थी। सर कौन कौन? या तो एग्जामिनेशन आपने खुद करी थी एज अ सीए इन प्रैक्टिस, या आपके किसी पार्टनर ने की थी, या आपके किसी इंप्लॉय ने की थी, या किसी और सीए इन प्रैक्टिस ने की थी। तो क्लॉज का तात्पर्य क्या है? अच्छा इधर है ये क्लॉज का तात्पर्य क्या है? मैं एक सेकंड थोड़ा फ्रेम चेंज करूं। हाँ सर। तो क्लॉज का तात्पर्य क्या है? क्लॉज का तात्पर्य बड़ा सिंपल है कि अगर आप कोई भी रिपोर्ट दे रहे हो उससे पहले उसको एग्जामिन करना जरूरी है। तो अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है एफआर में, और उस क्वेश्चन में क्या कर रखा है ना, सीए ने बिना चेक करे रिपोर्ट वगैरह कोई दे दी, तो ये गलत हो जाएगा। तो कौन से क्लॉज में गलत हो जाएगा? क्लॉज नंबर 2 में गलत हो जाएगा। इतनी सी बात आपने समझनी है। ठीक है सर।
अब आता है क्लॉज नंबर 3। ये मुझे लगता है इतना रेलिवेंट नहीं रहेगा एफआर के पॉइंट ऑफ व्यू से। द रीजन इज हमारे जो एफआर है, हमारे जो इंड एएस है, उसमें हम कभी भी प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाते। ये जो पूरा का पूरा है क्लॉज नंबर 3, दिस इज रिलेटेड टू प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल्स आर नॉट रेलिवेंट फ्रॉम एफआर पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब इसको आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है सर। ऐसी जो क्लॉज नंबर 4 है, ये आपका प्रॉपर ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगेन इसका एफआर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास रेलिवेंस नहीं है। ये बेसिकली कहता है कि अगर आप किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन दे रहे हो तो आप गिल्टी हो जाओगे अगर आपका या आपके किसी पार्टनर का या आपकी फर्म का उसमें सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। तो अगेन ये जो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, इसका अकाउंटिंग या एफआर से कोई लेना देना नहीं है, ओपिनियन का कोई लेना देना नहीं है। अगेन यू कैन इग्नोर दिस फ्रॉम एफआर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है सर। अब जो दो मैं आपको क्लॉज बताने वाला हूं ना, 5 और 6, इनको स्टार मार्क कर लो, फटाफट स्टार मार्क कर लो इनको। सर ऐसा क्यों? ये एफआर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सर ऐसा क्यों है बताओ। इन दोनों में कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन से रिलेटेड पॉइंट दे रखा है। क्या दे रखा है ध्यान से समझना। दोनों 5 और 6 में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, सीए इन प्रैक्टिस, आप ये मान के चलो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में कहीं ना कहीं सामने वाले की हेल्प करेगा। अब ये ऑडिट नहीं कर रहा, एक सीए इन प्रैक्टिस जो फर्म है वो दोनों काम कर सकती है, या तो वो सामने वाले का ऑडिट कर दे या उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में हेल्प कर दे। तो मैंने कहा ये वो वाली एंगेजमेंट है जिसमें आप सामने वाले की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में हेल्प कर रहे हो। अब एक बात समझना, 5 और 6 में फर्क क्या है। दोनों में आपको पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ है, दोनों में एज अ पर्सन आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई ना कोई गड़बड़ है, कि देयर इज सम इशू विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड वो इशू आपने रेक्टिफाई नहीं किया। समझना चाहोगे? हाँ सर समझना चाहेंगे, गड़बड़ क्या है। 5 समझते हैं। द सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, अपन उसको गिल्टी मान लेंगे इफ ही फेल्स। सर क्या गलती हो गई इससे? इफ ही फेल्स टू डिस्क्लोज अ मटीरियल फैक्ट विच वॉज नोन टू हिम, इसको पता था फिर भी इसने डिस्क्लोज नहीं किया। fails to disclose a material fact known to him which is not disclosed in the financial statement but disclosure of which is necessary to make the financial statements not misleading। ये कहता है कि कहीं ना कहीं ये जो डिस्क्लोजर था ये जरूरी था एंड ये डिस्क्लोजर अब नहीं हुआ। तो आकाश सर ने आपको कई सारे डिस्क्लोजर बताए होंगे कि यार इस इंड एस 16 में ये डिस्क्लोजर आना चाहिए, इस इंड एस 37 में ये डिस्क्लोजर आना चाहिए, इस इंड एस 113 में ये डिस्क्लोजर आना चाहिए। बड़े सारे डिस्क्लोजर होते हैं, ठीक है, जो लास्ट में पढ़ते हो आप इंड एस के। अब अगर ऐसा कोई डिस्क्लोजर है जो सीए को पता है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो आना चाहिए, दिस शुड बी देयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और अगर उसने जानबूझ के डिस्क्लोजर नहीं डाला तो कौन सा क्लॉज आएगा? सर क्लॉज नंबर 5 आएगा। अब अगर मैं बोलूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटीरियल मिसस्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटीरियल मिसस्टेटमेंट है और ये जानते हुए कि मटीरियल मिसस्टेटमेंट थी, सीए ने उसको रेक्टिफाई नहीं किया, तो सर क्या आएगा? तो मैंने कहा तो क्लॉज 6 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं क्लॉज 6 आ जाएगा। तो दोनों बातों के बीच में फर्क समझना सारे बच्चे। अगर तो डिस्क्लोजर की दिक्कत है तो क्लॉज 5 आएगा, और अगर कोई मटीरियल मिसस्टेटमेंट की दिक्कत है तो क्लॉज 6 आएगा। यानी क्लॉज 6 क्या कहता है? fails to report a material misstatement, fails to report a material misstatement which is known to him। दोनों में देखोगे तो known to him लिखा था, that it is appearing in the financial statement, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ दोनों केसेस में ही प्रोफेशनल कैपेसिटी के साथ जुड़ा हुआ है। तो 100 बात की एक बात जल्दी से इधर देखो, अगर डिस्क्लोजर की गड़बड़ है तो कौन सा क्लॉज आएगा? 5। अगर मटीरियल मिसस्टेटमेंट की गड़बड़ है तो कौन सा क्लॉज आएगा? क्लॉज नंबर 6। अब सर आता है क्लॉज नंबर 7। एक बार अभी तक जो जो डिस्कस करें एक बार रिवाइज करें। हाँ सर, क्लॉज नंबर 1 में क्या था? 1 नंबर कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। ये कॉन्फिडेंशियलिटी वाला क्लॉज भी मेरे को लगता है थोड़ा सा मतलब ये पता है कब काम आएगा? बताओ सर कब काम आएगा? अगर आईसीआई ने ऐसा कोई क्वेश्चन बनाया ना कि आप आईटीसी के अकाउंटेंट हो, आप आईटीसी को सर्विस दे रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की एज अ सीए इन प्रैक्टिस, और जब आप उनके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो ना तो आपको पता है उनके प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा है, और ये बात आपने जाके मार्केट में डिस्क्लोज कर दी तो क्लॉज 1 आ जाएगा। याद रखना ये बात। जो क्लॉज 2 है, अगेन क्लॉज 2 इज अबाउट रिपोर्टिंग ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो चांसेस कम है एफआर से रिलेट होने के, बट यू नाउ अंडरस्टैंड कि अगर आपने चीजों को चेक किया है, एग्जामिन किया, तो आप रिपोर्ट दे सकते हो, नहीं तो क्लॉज 2 में दिक्कत आ जाएगी। 3, 4 नॉट दैट रेलिवेंट। 5, 6 की अभी हमने बात की कि अगर डिस्क्लोजर की कमी है तो 5 आएगा, और अगर मटीरियल मिसस्टेटमेंट है तो क्लॉज 6 आएगा। क्लियर है? क्लियर है सर। अब सर आता है 7। सर 7 क्या कहता है? मुझे बताओ हफ्ते में कितने दिन एक्सरसाइज करना चाहिए?
सर हफ्ते में एक्सरसाइज करना चाहिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन, मैं कहता हूं 7 दिन। कहीं ना कहीं आपको 7 दिन एक्सरसाइज करना चाहिए, और अगर आपने एक्सरसाइज नहीं किया तो आप क्लॉज 7 में गिल्टी हो जाओगे। सर क्या बात कर रहे हो? क्लॉज 7 कहता है अ सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही डज नॉट एक्सरसाइज। अगर वो एक्सरसाइज नहीं करता, सर एक्सरसाइज क्या नहीं करता? ड्यू डिलीजेंस, या फिर वो कहीं ना कहीं ग्रॉसली नेग्लिजेंट है इन द कंडक्ट ऑफ प्रोफेशनल ड्यूटीज। सर इसका क्या मतलब है? समझना मेरी बात। आप एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अकाउंटिंग कर रहे हो, ठीक है सर, और आपने क्या किया ना, आपने कोई जर्नल एंट्री ओमिट कर दी, ओ, और ये मटेरियल जर्नल एंट्री थी। या फिर आपने क्या किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते बनाते आपने बोला कि भाई साहब इसमें अपन, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपन एक इनकरेक्ट अकाउंटिंग करते हैं, कोई इनकरेक्ट अकाउंटिंग करते हैं। तो मुझे बताओ, क्या आप अपना काम सावधानी से कर रहे हो? आर यू डूइंग योर वर्क प्रॉपरली? आर यू डूइंग योर वर्क क्या आप ड्यू डिलीजेंस एक्सरसाइज कर रहे हो? द आंसर इज नो, यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग ड्यू डिलीजेंस, यू आर ग्रॉसली नेग्लिजेंट इन द कंडक्ट ऑफ ड्यूटीज। तो ये एक बात ध्यान रखना कि अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा होगा ना कि चार्टर्ड अकाउंटेंट उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, मतलब बेवकूफों वाली हरकतें कर रहा है, देन द चांसेस आर कि आपको आंसर में क्लॉज 7 का भी रेफरेंस देना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है सर। अब आता है सर क्लॉज नंबर 8। सर ये क्या कहता है? ये कहता है, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था इंटर ऑडिट में, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। हाँ सर, ये कहता है जब तक आपके पास सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस ना हो ना, आपको ओपिनियन नहीं देना चाहिए। जब सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस होगा तभी ओपिनियन दो। सर अगर हमारे पास सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं और हमने ओपिनियन दे दिया तो आप गिल्टी हो जाओगे। सर गिल्टी कौन से क्लॉज में? गिल्टी अंडर क्लॉज नंबर 8। यानी a CA in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he fails to obtain sufficient information which was necessary for the expression of opinion, या फिर its exceptions were material enough to negate the expression of opinion। मतलब आपको अपना ओपिनियन डिस्क्लेम करना था। डिस्क्लेम का क्या मतलब है? ओपिनियन देना ही नहीं था, ओपिनियन देना ही नहीं था, बट आपने फिर भी ओपिनियन दे दिया, और इट्स एक्सेप्शंस वर सफिशिएंटली मटेरियल टू नेगेट द एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। मतलब जो इसका इंपैक्ट है ना, मुझे नहीं पता कितने इंटर वाले बच्चों को याद है, बट अगर इंपैक्ट मटेरियल प्लस परवेसिव होता था, अगर इंपैक्ट मटेरियल प्लस परवेसिव होता था तो ऐसा कहा जाता था दैट यू शुड डिस्क्लेम योर ओपिनियन, यू शुड नॉट गिव योर ओपिनियन। यही पॉइंट कह रहा है, इट्स एक्सेप्शंस आर मटेरियल इनफ टू नेगेट द एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, यानी आपको ओपिनियन देना ही नहीं चाहिए था। तो 100 बात की एक बात मैं बताता हूं, क्लॉज 8 क्या है। अगर आपके पास एविडेंस है तो ओपिनियन दो, नहीं है तो मत दो। बात समझ आई? समझ गए सर। अब आते हैं सर 2 क्लॉज और छोटे छोटे से। इन 2 क्लॉज का भी एफआर के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंस इतना नहीं है, तो मैं पहले से आपको बता रहा हूं। क्लॉज नंबर 9 किसकी बात करता है? ये भी बात करता है सर फेल की। किसकी फेल की? फेल की। फेल टू इनवाइट द अटेंशन टू एनी मटेरियल डिपार्चर फ्रॉम गापा। सर ये गापा क्या है? जनरली एक्सेप्टेड प्रोसीजर ऑन ऑडिटिंग। आप अगर ऐसे 200 पढ़ चुके हो इंटर में और अभी सीए फाइनल में भी पढ़ोगे, तो वो ऐसा कहते हैं कि अगर आपने किसी स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग से कंप्लाई नहीं किया, इफ यू हैव नॉट कंप्लाइड विद एनी स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, ये बात आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखनी होती है कि आपने स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग से कंप्लाई नहीं किया। तो अगर ऑडिटर ने स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग से कंप्लाई नहीं किया और ये बात उसने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में नहीं लिखी, तो फिर वो क्लॉज नंबर 9 में गिल्टी हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है सर। ऐसे आता है आपका क्लॉज नंबर 10। ये कहता है आपका क्लाइंट जो भी आपको पैसे देता है, आपकी फीस के अलावा उसने मान लो आपको थोड़ा पैसा दिया अलग से रखने के लिए, तो वो आपको एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना है। अगर आप सेपरेट बैंक अकाउंट में नहीं रखोगे तो अगेन आप गिल्टी हो जाओगे। फेलियर टू कीप द मनी ऑफ हिज क्लाइंट अदर देन फीस रिम्यूनरेशन, या जो पैसा उसको जल्दी स्पेंड करना है उसके अलावा अगर उसने उसका जो पैसा है वो किसी सेपरेट बैंक अकाउंट में नहीं रखा। फेलियर टू कीप द मनी ऑफ हिज क्लाइंट अदर देन द फीस और रिम्यूनरेशन और मनी टू बी एक्सपेंडेड इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट। सेपरेट बैंक अकाउंट में नहीं रखा या जिस पर्पस के लिए दिया था उसके लिए यूज नहीं किया इन द रीजनेबल टाइम, तो अगेन यू विल बी गिल्टी। सो 9 and 10 आर नॉट दैट रेलिवेंट फ्रॉम एफआर पॉइंट ऑफ व्यू। आपने जो फोकस करना है एफआर पॉइंट ऑफ व्यू से वो यही है 5, 6, 7 और 8। कम ऑन,
5, 6, 7 और 8। 5 में क्या था? डिस्क्लोजर मिसिंग था। 6 में क्या था? मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी। 7 में क्या था? तमीज से काम नहीं किया था, फेलियर टू एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस और ग्रॉसली नेग्लिजेंट इन द कंडक्ट ऑफ ड्यूटी। एंड 8 में था उसके पास प्रॉपर एविडेंस नहीं है, फिर भी वो अपना ओपिनियन वगैरह दे रहा है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर ये ओपिनियन देने का काम तो ऑडिटर का होता है, ठीक है, इसमें एफआर कहां से आ गया? बट वी वर गोइंग थ्रू फ्यू ऑफ योर क्वेश्चन और वहां पे ना 8 का भी रेफरेंस दे रखा है, तो वो जो चीट कोड्स होंगे वो आकाश सर आपको एकदम बढ़िया तरीके से बता देंगे, बट इस पॉइंट को भी आपने ध्यान रख के चलना है। अब सर पार्ट नंबर 2 में आपका ये जो क्लॉज है, क्लॉज नंबर 1 और क्लॉज नंबर 2, मुझे लगता है इन दो क्लॉजेस पे आपको अच्छे से सबसे पहले फोकस करना चाहिए। 1 क्या कहता है? 1 कहता है सबसे पहले तो ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट टू मेंबर्स ऑफ इंस्टीट्यूट जनरली। जनरली का क्या मतलब है? सीए इन प्रैक्टिस भी आ गया, और जो हमारा मेंबर इन सर्विस है वो भी इसका पार्ट कहीं ना कहीं बन जाता है। सर 1 क्या कहता है? ये कहता है एज अ सीए अगर आपने कॉन्ट्रावीन करी, कॉन्ट्रावीन मतलब नॉट कंप्लाइड, अगर आपने कंप्लाई नहीं किया किससे? 3 चीजों से, पीआरजी। सर पीआरजी का क्या मतलब है? पी फॉर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, आर फॉर रेगुलेशंस ऑफ द एक्ट एंड जी फॉर गाइडलाइंस। जी माने जीनियस नहीं, गाइडलाइन। अगर आपने इन 3 चीजों से कंप्लाई नहीं किया, सर 3 चीजें क्या है? प्रोविजन, रेगुलेशन और गाइडलाइन, तो आप इस क्लॉज में गिल्टी हो जाओगे। अब सर एक बात बता दो, ये क्लॉज हमारे काम कैसे आने वाला है एफआर में? हमको ये बता दो, मजा आ जाएगा। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलता हूं, अगर सीए इन प्रैक्टिस गलती करेगा तो ऊपर वाले क्लॉज आएंगे 5, 6, 7, 8 वाले, ठीक है सर। बट अगर आपके केस में इंप्लॉय ने गलती करी, इंप्लॉय ने कोई उल्टी सीधी हरकत करी, तो सर वो कौन से क्लॉज में आएगा? वो इस वाले क्लॉज में आ जाएगा। क्लॉज नंबर 1, कॉन्ट्रावीन एनी प्रोविजन, रेगुलेशन और गाइडलाइन। सर ये आपने पकड़ा कैसे कि वो इसमें आ जाएगा? तो मैं एक बात बताता हूं आपको, इधर आओ मेरे साथ, ये अपने नोट्स हैं, ठीक है, ये है काउंसिल जनरल गाइडलाइन, ठीक है सर। काउंसिल जनरल गाइडलाइन देखना चाहोगे किस पे एप्लीकेबल है? हाँ सर, दीज गाइडलाइंस ऑफ द इंस्टीट्यूट आर एप्लीकेबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट। मतलब सब पे एप्लीकेबल है, खत्म कहानी। अब इसका चैप्टर नंबर 2 पढ़ो सारे बच्चे एक बार फटाफट, गो थ्रू इट। अ मेंबर ऑफ आईसीआई हु इज एन एम्प्लॉय, he shall exercise due diligence and shall not be grossly negligent in the conduct of duties। क्या यही चीज मैंने आपको सीए इन प्रैक्टिस की क्लॉज 7 में पढ़ाई थी कि 7 दिन एक्सरसाइज करना चाहिए? हाँ सर, तो वही पॉइंट जो सीए इन प्रैक्टिस का क्लॉज 7 में लिखा है, इंप्लॉय के लिए चैप्टर 2 में लिखा है। तो सारे बच्चे बताओ, हम फिर आंसर में क्या चैप्टर 2 का रेफरेंस देंगे? मैंने कहा नहीं, आंसर में आप लोग जो है रेफरेंस दोगे क्लॉज नंबर 1 का। क्यों सर क्लॉज नंबर 1 क्यों? अरे बाबू, क्लॉज नंबर 1 में तुम्हारी गाइडलाइन कवर हो गई ना, ये गाइडलाइन ही तो है, ये काउंसिल की गाइडलाइन ही तो है जो चैप्टर नंबर 2 की है। हाँ सर, तो अगर एम्प्लॉय ने उल्टी सीधी हरकतें करी तो सिंपल सी बात है, तुम बोल देना गाइडलाइन की गलती है, और गाइडलाइन की गलती है तो इसका क्या मतलब है? क्लॉज नंबर 1 की गलती है। क्या ये बात समझ आई? हाँ सर, तो जब आकाश सर ये रेफरेंस दे तो समझ जाना, चुपचाप बोल देना हाँ सर हमको समझ आ गया कि क्लॉज नंबर 1 में बात हुई थी पीआरजी, प्रोविजन, रेगुलेशन, गाइडलाइन, और गाइडलाइन के अंदर एक चैप्टर नंबर 2 करके गाइडलाइन थी जिसमें बोल रखा था अगर इंप्लॉय ने एक्सरसाइज नहीं किया, ड्यू डिलीजेंस या वो ग्रॉसली नेग्लिजेंट था, तो आप ये वाला क्लॉज लगा दोगे। क्लियर है? क्लियर है सर। अब ये जो क्लॉज नंबर 2 है, एक बार इसको भी देख लो, ये भी तुमको जाना पहचाना लगेगा। बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी, फर्म और पर्सन, किसी के भी एम्प्लॉय हो, ठीक है, अगर आपने डिस्क्लोज करी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द लॉ और व्हेन परमिटेड बाय द एम्प्लॉयर, या तो एम्प्लॉयर की परमिशन से कर दो या लॉ की परमिशन से कर दो, उसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करी तो वही कॉन्फिडेंशियलिटी जैसे ही है, यहां क्लॉज नंबर 2 में तुम गिल्टी हो जाओगे। वहां क्लॉज नंबर क्या था सर? 1, 1 नंबर कॉन्फिडेंशियलिटी। मुझे ऐसा लगता है इतने पॉइंट्स आपके लिए काफी हैं समझने सीखने के लिए। बाकी ये सारे क्लॉजेस जो है अपन कहीं ना कहीं डिटेल में डिस्कस करते ही ऑडिट में, तो कोई ऐसा आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक बार मैं आपको फटाफट फंडामेंटल प्रिंसिपल्स गो थ्रू करा देता हूं। इधर देखो, इधर देखो, हाँ, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है सर? आप ऐसा कह लो, आईसीआई कहता है कि जैसे
हम इंसान हैं सर, क्या बात कर रहे हो? हाँ हम इंसान है ना। जो इंसान है ये इसकी बॉडी है, इसके अंदर क्या भरा है सर? मैंने कहा इसके अंदर बॉडी है, बस बॉडी के अंदर क्या भरा होता है? वही ये सब जो होता है जनरली, ठीक है। ये इंसान है। हमारी बॉडी किन 5 तत्वों से बनी है? 5 तत्व होते हैं, हाँ सर। ऐसे ही मान लो ये सीए है, तो जो सीए है ना, आईसीआई चाहता है उसके अंदर भी 5 क्वालिटीज हो। 5 क्वालिटीज जो कोई भी प्रोफेशनल में हो। सर क्या क्या क्वालिटीज हैं? सबसे पहले आता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब सच्चा, अच्छा, सीधी बात करने वाला। सर सच्चा, अच्छा, सीधी बात करने वाला मतलब जैसे आकाश सर है, ठीक है। सच्चे मतलब ऑनेस्ट है, सीधी बात करते हैं, ठीक है। तुमको मुंह पे बोल देते हैं कि भाई इस क्वेश्चन को मार्क कर लो एलडीआर में, इस क्वेश्चन को देख लेना एक बार, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो यू नीड टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑनेस्ट, ये दोनों बातें आ गई, ठीक है सर। प्लस अपने को ना किसी भी ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ एसोसिएट नहीं होना जिसमें एरर या ओमिशन है। एरर या ओमिशन मतलब या तो उसमें मटीरियली फॉल्स बात लिखी है, या जो बात लिखी है वो नेग्लिजेंटली लिखी है, या उसमें ओमिटेड है रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। सो या तो एरर है या आप कह दो ओमिशन है। अगर ऐसी कोई रिपोर्ट के साथ आप एसोसिएट होगे तो आपकी इंटीग्रिटी के साथ दिक्कत है। क्लियर है? क्लियर है सर। अगला पॉइंट है ऑब्जेक्टिविटी। सर ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब है? माई डिसीजन इज माई डिसीजन, नन ऑफ योर डिसीजन। वो लड़की बोलती है ना, माई बिजनेस इज माई बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस। तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है माई डिसीजन इज माई डिसीजन। मैं किसी की भी अनड्यू इन्फ्लुएंस में आके काम नहीं करूंगा। मेरी खुद की कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए, मेरा खुद का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। यानी डोंट कॉम्प्रोमाइज योर प्रोफेशनल जजमेंट। प्रोफेशनल जजमेंट मतलब आपके जो डिसीजंस हैं वो आप खुद लो, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होने चाहिए बिकॉज ऑफ पहले तो खुद की बीसी। सर खुद की बीसी का क्या मतलब है? खुद की बायसनेस, खुद का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ सम थर्ड पार्टी। तो अगर आप अपना डिसीजन खुद नहीं ले रहे, आप बायस्ड हो या किसी के इन्फ्लुएंस में आके ले रहे हो, तो भाई साहब आपकी जो ऑब्जेक्टिविटी है दैट गेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड। क्या ये दोनों पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। अब तीसरा पॉइंट क्या है? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। इसके बस ऊपर के 2 पॉइंट ध्यान रखना सर। क्या प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर क्या कहता है? आप जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे सीए फाइनल क्लियर करके, तो आपके अंदर एक नॉलेज रहेगी। बट एक बात बताओ, 2 साल बाद अगर मैं आपसे कोई सवाल पूछूं डीटीआईडीटी का, तो क्या वो प्रोविजंस भूल जाओगे? हाँ सर भूल जाओगे। तो फिर कैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हुए? तो ये कहता है अगर आपको प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट रहना है तो आपने नॉलेज और स्किल को सिर्फ अटेन नहीं करना, आपने नॉलेज और स्किल को सिर्फ अटेन नहीं करना भाई साहब, मेंटेन भी करना है। तभी तो आप प्रोफेशनली कूल सर्विसेज दे पाओगे। तो ये कहता है अटेन एंड मेंटेन द नॉलेज एंड स्किल सो दैट आप क्लाइंट या फिर अपने एम्प्लॉयर को अच्छे से सर्विस दे पाओ। और ड्यू केयर का क्या मतलब है? जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे क्लॉज 7 में कि 7 दिन एक्सरसाइज करनी चाहिए ड्यू डिलीजेंस, यानी यू शुड एक्ट डिलीजेंटली। डिलीजेंटली का मतलब है जो भी काम करो एज पर द स्टैंडर्ड्स करो। यानी अगर आप अकाउंट्स बना रहे हो तो आपने कैसे बनाने? इंड एएस के हिसाब से या एएस के हिसाब से, जो भी आप पे लगता है। अगर आप ऑडिट कर रहे हो तो ऑडिट किसके हिसाब से करेंगे? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। यानी आपने अपना काम एकदम स्टैंडर्ड के हिसाब से करना है, ऐसे नहीं कि काम चलाओ काम कर दिया। क्लियर है? क्लियर है सर। फिर आता है सर कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी में इन्होंने भाई साहब इतनी चीजें लिख दी है ना, इतनी तो अपन ऑडिट में भी नहीं पढ़ते, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी में तुमको क्या करना है ना, कॉन्फिडेंशियलिटी में तुमको बस इतनी सी बात समझनी है सर। क्या? इधर देखो, सबसे ऊपर लॉ। लॉ कहता है कि बात डिस्क्लोज करो तो करेंगे, ठीक है। अपना ऐसे दिमाग मत लगाना, नहीं मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, कॉन्फिडेंशियल हूं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, भाड़ में गई तुम्हारी कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। लॉ ने बोला करने का मतलब करने का, जैसे बोलते रहे भाई ने बोला करने का मतलब करने का, तो लॉ ने बोला करने का मतलब करने का। प्लस ये इंफॉर्मेशन किसकी है? क्लाइंट की है। तो जब क्लाइंट तुमको ऑथोराइज कर रहा है, ठीक है, क्लाइंट ने तुमको ऑथोराइज कर दिया, लॉ तुमको परमिट करता है तो भी कर दो। इसी तरह ऐसे कुछ 4 केसेस है जहां पे आप कर सकते हो कॉन्फिडेंशियलिटी को कॉम्प्रोमाइज। जैसे कि सपोज आपका रिव्यू हो रहा है, पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू, ये सब आईसीआई करवाता रहता है। पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू हो रहा है, या आपको एक्सटर्नली कोई इंस्पेक्शन के लिए कोई टीम आई है। अब ये सब क्या है ना, आप इनको ये नहीं बोल सकते नहीं 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 मेरी तो कॉन्फिडेंशियलिटी में तुमको कुछ नहीं दिखाऊंगा। अरे भाई ये प्रोफेशनल बॉडीज है, ये कोई ऐरे गहरे लोग नहीं जो तुम्हारा चेक करने आए हैं। तो अगर सपोज आपके ऊपर कोई इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, या आपके कोई पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू हो रहा है,
या आपको अपना प्रोफेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है इन अ लीगल प्रोसीडिंग, आप कोर्ट में खड़े हो, या तो जवाब दो वरना जेल जाओ, तो बोल देना जो जवाब बनता है, ठीक है, ऐसे जेल नहीं जाना। तो मैंने कहा इन केसेस के अंदर, या फिर आपको स्टैंडर्ड से कंप्लाई करना पड़ रहा है, इन केसेस के अंदर अगर आपको कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच करनी पड़ रही है तो आप कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। बट इसके अलावा जो क्लाइंट ने इंफॉर्मेशन दी है, उसको आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। यू शुड रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी। ऐसा नहीं कि उसने आपको मैसेज कर दिया तो उसका स्क्रीनशॉट आप सबको शेयर कर रहे हो, नहीं, कीप दैट मैसेज टू योरसेल्फ। समझे नहीं समझ गए? समझ गए सर। एंड लास्ट पॉइंट है प्रोफेशनल बिहेवियर। सर प्रोफेशनल बिहेवियर में हमको क्या ध्यान रखना है? ऐसी कोई हरकत नहीं करनी जिससे प्रोफेशन की बदनामी हो। डोंट डू एनीथिंग विच कैन डिस्क्रेडिट द प्रोफेशन। इसके साथ एक पॉइंट और सारे बच्चे यहां लिख दो सर, क्या? कंप्लाई विद लॉज एंड रेगुलेशन। यू नीड टू कंप्लाई विद लॉज एंड रेगुलेशन, यानी अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो आप पे क्या क्या लॉज लगते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट लगता है, कंपनीज एक्ट 2013 लगता है, ठीक है, ये सारे जो मेजर एक्ट लगते हैं। तो ये क्या कहते हैं? आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम करना चाहिए। तो सपोज अगर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाए तो आपने कौन सा सेक्शन की बैंड बजा दी? देयर इज अ सेक्शन नंबर 129 जो कहता है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनने चाहिए। हाँ सर, तो कंपनीज एक्ट की बैंड बजा दी। तो भी क्या ये प्रोफेशनल बिहेवियर की दिक्कत है? हाँ, प्रोफेशनल बिहेवियर की दिक्कत है। तो जब आकाश सर आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराएंगे ना, उसमें आएगा प्रोफेशनल बिहेवियर, तो उसमें लिखा होगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई नहीं किया, लॉ रेगुलेशन कंप्लाई नहीं किया, तो प्रोफेशनल बिहेवियर आएगा। तो तुमको ना ये सारी चीजें करने में और मजा आएगा। ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू एंजॉय व्हेन यू आर डूइंग द क्वेश्चंस। इसके बाद अब सर इसके बाद हमको क्या चीज ध्यान रखनी थी? ये कुछ छोटी छोटी बातें लिखी है, इसको क्या कहता है? हो सकता है कि आप एक फंडामेंटल प्रिंसिपल से कंप्लाई करने जाओ जिस वजह से कॉन्फ्लिक्ट आ जाए दूसरे के साथ। सर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं एक फंडामेंटल प्रिंसिपल से कंप्लाई करने गया तो दूसरा बुरा मान गया? हो सकता है। मान लो आप इंटीग्रिटी के अंदर आप ज्यादा ही ऑनेस्ट हो गए, हाँ सर, और उस ऑनेस्टी में आपने कॉन्फिडेंशियलिटी की बैंड बजा दी। हो सकता है, नहीं हो सकता है? हो सकता है सर। तो ऐसे केस में आप किसको कंसल्ट करोगे? जब भी कोई दिक्कत आती है पहले हम किसको कंसल्ट करते हैं? अपने घर वालों को। तो आपका घर वाला कौन है? आपकी फर्म। जो भी आपकी फर्म के लोग हैं उनको कंसल्ट करो। अगर फर्म वालों से नहीं हो रहा तो क्लाइंट के पास जाओ, यानी क्लाइंट में कौन आता है? TCWG या आपकी इंप्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन। अगर दोनों से नहीं हो रहा तो मम्मी के पास जाओ। मम्मी कौन है सर? मदर बॉडी इंस्टीट्यूट, आप इंस्टीट्यूट के पास जा सकते हो। और अगर इन तीनों से ही नहीं हो रहा, ना आपकी फर्म से, ना क्लाइंट से, ना मम्मी से, तो सबसे ऊपर कौन है? लॉ यानी लीगल काउंसिल। आप लीगल काउंसिल यानी लॉयर वगैरह की हेल्प ले सकते हो। तो ये बेसिक सी कुछ चीज है जो मुझे लगता है आपको थोड़ी ध्यान में रखनी चाहिए। बाकी ये जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क दे रखा है कि आप थ्रेट्स आइडेंटिफाई करो, फिर उन थ्रेट्स को इवेलुएट करो कि थ्रेट्स आपकी इंडिपेंडेंस को अफेक्ट तो नहीं करेंगे, फिर या तो उनको एलिमिनेट करो या उनको रिड्यूस करो टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। ये पूरी चीज अपन डिटेल में पढ़ते हैं इन द स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। जो स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल का होता है उसमें डिटेल में आते हैं, तो आपको यहां पे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? क्लियर है सर। एक बार मैं फटाफट गो थ्रू कराता हूं व्हाट एवर वी स्टडी टिल नाउ, ताकि यू हैव द थिंग्स इन माइंड वेरी वेरी क्लियर इन योर माइंड। सबसे पहले आता है सेकंड शेड्यूल। इसमें हमने बात करी पार्ट 1 की, जिसमें हमने बात करी CN प्रैक्टिस की। एक नंबर कॉन्फिडेंशियलिटी। अगर CN प्रैक्टिस ने कॉन्फिडेंशियलिटी की बैंड बजाई तो क्लॉज 1 डाला ना, ठीक है सर। क्लॉज 2 क्या था? कोई भी रिपोर्ट ऑन EOFS देने से पहले, EOFS मतलब एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने से पहले उसको एग्जामिन तो कर दो। अगर एग्जामिन नहीं किया तो गिल्टी। 3, 4 नॉट दैट रेलिवेंट। 5, 6 की बात कर लेते हैं। 5, 6 में दोनों में क्या था सर? चार्टर्ड अकाउंटेंट को पता है गड़बड़ है। 5 में डिस्क्लोजर मिसिंग है, 6 में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। तो दोनों केसेस में ही विल बी गिल्टी, जहां पे भी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ एसोसिएटेड है इन प्रोफेशनल कैपेसिटी। फिर आते हैं क्लॉज नंबर 7। 7 डेज क्या करना है? एक्सरसाइज। अगर नहीं करी एक्सरसाइज तो गिल्टी। एक्सरसाइज क्या करना है? ड्यू डिलीजेंस, एंड यू शुड नॉट बी ग्रॉसली नेग्लिजेंट इन द कंडक्ट ऑफ ड्यूटीज। फिर आते हैं क्लॉज 8। ये आपको ध्यान में रखना है बस इतना कि जब तक एविडेंस नहीं है तब तक ओपिनियन मत देना। अगर ओपिनियन दिया तो गिल्टी हो जाओगे। एंड देन हमने बात की सर किसकी? 9 और 10 की। 9 कहता है कि गापा से मटेरियल डिपार्चर हुआ है। गापा मतलब आपने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के साथ कंप्लाई नहीं किया। अगर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के साथ कंप्लाई नहीं किया तो ये बात रिपोर्ट करनी है। अगर आपने रिपोर्ट नहीं करी तो आप गिल्टी हो जाओगे। 10 क्या कहता है? क्लाइंट का जो भी पैसा है, आपकी फीस को छोड़ दो, जो उसने खर्चे करने को दिए उनको छोड़ दो, उसके अलावा जो भी पैसा है वो आपको सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना है। नहीं रखा तो गिल्टी हो जाओगे। अगेन नॉट दैट रेलिवेंट फ्रॉम FR पॉइंट ऑफ व्यू, बस समझना चाहिए। फिर अगर मैं इंप्लॉय की बात करूं, किसी इंप्लॉय ने हैंकी पैंकी करी,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते बनाते, तो कौन सा क्लॉज आएगा? क्लॉज नंबर 1। क्लॉज नंबर 1 क्यों आएगा? क्योंकि इसमें जी आता है। जी माने गाइडलाइन, प्रोविजन, रेगुलेशन और गाइडलाइन। यानी अगर कॉन्ट्रावीन किया कोई भी प्रोविजन, रेगुलेशन और गाइडलाइन तो पर्सन विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अब एक बात समझना, छोटी सी बात है सर, क्या अभी तक जो मैं आपको पढ़ा रहा था ना, वो सब थे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। वो सब क्या थे? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। कहीं ना कहीं प्रोफेशनल एंगेजमेंट में हो रहा था। लास्ट में एक कॉन्सेप्ट और ध्यान रखना, देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट जिसका नाम है अदर मिसकंडक्ट। सर ये अदर मिसकंडक्ट क्या है? सपोज एग्जांपल के तौर पे आप आर्टिकलशिप में थे, हाँ सर, मान लो आपका जो प्रिंसिपल है ना, वो कहता है यार तू इतनी देर से खाली बैठा है, जा बाजार से 4 सब्जियां ले आ। फिर उसके बाद फिर से बोलता है यार तू इतनी देर से खाली बैठा है, चलो चाय बना दे। यार तू इतनी देर से खाली बैठा है, आईसीआई के ना इलेक्शंस आने वाले हैं, तो मेरे जितने भी दोस्त हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट दोस्त, उनको कॉल कर और बोल मेरे लिए वोट करें। एक बात बताओ, क्या एक सीए प्रिंसिपल को शोभा देता है कि वो सीए आर्टिकल से ये सारे काम कराए? आपको एज अ प्रोफेशनल पार्टिसिपेंट उन्होंने अपने साथ रख रखा है कि आपको सिखाएंगे। अरे चाय बनाना सिखा रहे हो क्या? इलेक्शन के लिए कॉलिंग करना सिखा रहे हो क्या? द आंसर इज नो। तो आपने ये चीज कहीं ना कहीं ऑडिट में भी पढ़ी होगी, कई सारी ऐसी हरकतें होती है जो प्रोफेशनली, तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में तो नहीं आएंगी, बट वो इंस्टीट्यूट का नाम बदनाम करती है, वो इंस्टीट्यूट को डिसरिप्यूट पहुंचाती है, उनको हम अदर मिसकंडक्ट में डालते हैं। फॉर एग्जांपल, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो रीजनल काउंसिल में है, वो किसी ब्रांच के रीजनल काउंसिल में है, और ब्रांच के पैसों से क्या होना चाहिए? ब्रांच की एक्टिविटीज होनी चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए एक्टिविटीज होनी चाहिए, मेंबर्स के लिए एक्टिविटीज होनी चाहिए। उसने ब्रांच के पैसे से पता है क्या क्या फॉरेन टूर लगा दिया। वो बंदा सिंगापुर घूम के आया, डिज्नीलैंड घूम रहा है। क्या ये कौन सा मिसकंडक्ट है? ये अदर मिसकंडक्ट है, क्योंकि इसमें कोई क्लाइंट वाइंट का कोई लेना देना ही नहीं है, ये अदर मिसकंडक्ट है। इसमें कोई इंप्लॉयर का लेना देना ही नहीं है, ये अदर मिसकंडक्ट है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें आपने ध्यान रखनी है। यानी अगर सीए ने कोई उल्टी हरकत करी जिसमें ना तो क्लाइंट का लेना देना है ना इंप्लॉयर का लेना देना है, तो वो अदर मिसकंडक्ट का पार्ट बन जाएंगी। ठीक है, ठीक है सर। तो मुझे लगता है इतना आपके लिए जानना काफी है, बाकी सारी चीजें पता है अपन डिटेल में ऑडिट में करते ही हैं। तो मैं अब आकाश सर को बुला लेता हूं, वो फटाफट आपको क्वेश्चन करा दे, मजा आ जाएगा। आकाश सर आ जाओ आप। सर आपने काम कर दिया, बढ़िया, ठीक है। मैंने सर देखो 35 मिनट ले लिया और जितनी रेलिवेंट चीजें थी मैंने मोटा माटी इनको रिवाइज करा दी, अच्छे से समझा दिया। पढ़ा दो ना एफआर। अरे नहीं नहीं मेरे को दे देना, पढ़ा ये लेंगे। अरे नहीं, आप बैठो, ये आपकी जगह है। चलो, और आप इनको आगे कंटिन्यू करो, मैं माइक आपको देके जाता हूँ, वरना मैं माइक लेके पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच जाऊंगा। सर बताना मत, डिस्क्लोज मत करना, ठीक है? आपने बोला ऑनेस्टी से रहना, कॉन्फिडेंशियलिटी रखना, ठीक है? कॉन्फिडेंशियलिटी रखेंगे, ठीक है। अच्छा आकाश सर का एक बार आकाश सर का टेस्ट ले लेते हैं। चलो आकाश सर का टेस्ट ले लेते हैं। लो। आकाश सर, मैंने सपोज मैं किसी से मिलने गया, मैंने उसको झूठ बोला, तो इसमें क्या आएंगे? मैं आपको 5 एलिमेंट बताता हूं जो कोई भी प्रोफेशनल में होने चाहिए। कोई प्रोफेशनल मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी। देखो कोई प्रोफेशनल, मैंने थोड़ी ट्रिक बना रखी है। कोई प्रोफेशनल मतलब हर प्रोफेशनल में भी ये चीजें होनी चाहिए। सी फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल, कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर और प्रोफेशनल बिहेवियर। ठीक है, अब आप मुझे बताना, सपोज मैंने किसी को झूठ बोला, तो क्या ये कॉन्फिडेंशियलिटी है? क्या ये ऑब्जेक्टिविटी है? नहीं। क्या ये इंटीग्रिटी है? हाँ, इंटीग्रिटी है या कॉन्फिडेंशियलिटी है? कॉन्फिडेंशियलिटी है। मैंने झूठ बोला। अरे इंटीग्रिटी हो ये तो। हाँ इंटीग्रिटी। नियत ही खराब है ना, नियत ही खराब है। हाँ नियत खराब है, तो जब नियत खराब है तो इंटीग्रिटी। मजा आएगा अभी थोड़ा। अच्छा, आपने मुझे एक बात बताई थी कि बीबी सर को मत बताना। हाँ, मैंने बीबी सर को बता दी, कॉन्फिडेंशियलिटी। तो कॉन्फिडेंशियलिटी। अच्छा एक बात बताता हूँ सर, मैंने जब मैं कर दिया तो ऐसे लड़की को छोड़ दिया ऐसे किसने, तो क्या कौन सा होगा? अदर मिसकंडक्ट। अदर मिसकंडक्ट, हाँ वो अदर मिसकंडक्ट है। ठीक है, उसको छोड़ दो अभी, और थोड़े मजे लेते हैं। हाँ। तो सपोज एक बात मानना, जैसे सपोज मैंने इन सब बच्चों को बोला आकाश सर बड़े अच्छे हैं। आप यहां बैठे थे ना, मैंने तभी बोला ये आकाश सर अच्छे हैं, पीठ पीछे मतलब हाँ आपका ना मेरे ऊपर इन्फ्लुएंस था। तो ये इन्फ्लुएंस किस में आएगा? कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर या प्रोफेशनल बिहेवियर। वापस मेरे को सवाल ही याद नहीं, सवाल पूछो वापस। मैंने आपके इन्फ्लुएंस में ये बोला आकाश सर बड़े अच्छे हैं। इन्फ्लुएंस में बोला आपने, हाँ। तो ये तो ऑब्जेक्टिविटी का। हाँ ये ऑब्जेक्टिविटी हुए, अब ये समझ गए। क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी में क्या था ना, आपका जो डिसीजन है आपका डिसीजन होना चाहिए, नन ऑफ द अदर पर्सन डिसीजन। कहाँ गया? एक तो आपके नोट दिए, कहाँ गया? नीचे था। हाँ, तो योर डिसीजन इज योर डिसीजन, नन ऑफ योर डिसीजन। ये हाँ, इसमें किसी की बीसी नहीं होनी, आपकी खुद की बीसी नहीं होनी चाहिए। गाली मत दो सर, ठीक है? बीसी मतलब बायसनेस और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और
किसी का अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। बढ़िया, समझ गए? समझ गया एकदम। मैं पढ़ा दूंगा, क्वेश्चन करा दूंगा मैं ये करा देंगे। मैं करा दूंगा क्वेश्चन। तुम कुछ भी रहे तो आप अच्छा मतलब मजाक करा देना इनको। थैंक यू शुभम, थैंक यू शुभम सर संभालने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू शुभम सर। तो मजा आ गया गाइस, कंसेप्ट समझ लिया ना भाई? समझ गया ना तुम लोगों को? इतना बढ़िया तुमको लास्ट में रिवाइज करा दिया सर ने, मेरे ख्याल से वो रैप अप हो गया पूरा सेशन। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे पता है? अब आप जितना भी शुभम सर ने पढ़ाया एक बार वीडियो पॉज करना, ठीक है? एक बार खुद से जो भी रेलिवेंट क्लॉज उन्होंने बताया आपको मार्क करा के, वो सब आप रिवाइज करोगे बैठ के, ठीक है? एक बार आपने रिवाइज कर लिया, फिर अपन क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे अपन क्लास में डिस्कस कर लेंगे। चलो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। देखो अचानक से सेटअप वापस बदल गया, क्यों? बिकॉज मैं सिर्फ और सिर्फ वो स्टूडियो गया था ताकि हम शुभम सर के साथ जो भी आपके रेलिवेंट डिस्कशन है वो कर सके, जहां शुभम सर ने आपको क्लॉसेस बता दिए बराबर। उसके अलावा आपको जो 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस, ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर, ये अपन ने 5 चीजें पढ़ी, ठीक है? ये आपको सब बता दिया। अब है ना, अगर आप नीचे आके देखोगे थोड़ा सा तो आपको एक पार्ट 2 दिखेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन सर्विस। ये बहुत सारा ज्ञान दिया हुआ है कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल जब आप सर्विस में हो तो कभी कभी क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। वो आपको बोलता है कि चीटिंग कर, आप बोलते हो नहीं चीटिंग नहीं करनी चाहिए। वो बोलता है आप चीटिंग नहीं करोगे तो जॉब से निकाल देंगे। मतलब आप अपने पर्सनल गेन के लिए शायद चीटिंग करने का अग्री हो जाओ, वो नहीं करना चाहिए। सपोज आप 2 कंपनी में डायरेक्टर्स हो, है ना? आप दोनों कंपनी का डेटा आपको शेयर नहीं करना चाहिए। आपने शार्क टैंक में देखा रहेगा, काफी सारे जो शार्क्स होते हैं वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते बिकॉज उनका ऑलरेडी किसी सिमिलर कंपनी में इन्वेस्टमेंट होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अवॉइड करने के लिए। तुम समझ रहे हो? तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो इसमें ना बहुत सारा ज्ञान दिया हुआ है हर एक पॉइंट को लेकर। तो सर हमको इतना सब याद करने का, आप देखो ना कितनी डिटेल में थियरी दी हुई है, इतना सब हमको याद करना है क्या? नहीं बाबा नहीं, इतना आपको सब याद करने का जरूरत नहीं है। मैंने जब ऑफकोर्स जब नोट्स बनाया तो जैसे मैंने कहा कि मैंने कोशिश किया कि मैं मॉड्यूल के सारे चीजें इंक्लूड कर लूं, बट ऑफकोर्स जितने भी मैंने रेड में हाईलाइट किया हुआ है वो की पॉइंट्स है, उसको आप अच्छे से समझ के चले जाना। फिर अपन जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो अपन देखते हैं क्वेश्चन में कितनी चीजें अप्लाई होती है। टोटल 10 क्वेश्चन है इसके ऊपर, इसके ऊपर मतलब पूरे एथिक्स वाले चैप्टर के ऊपर। सर वो 10 क्वेश्चन हमसे हो जाएंगे क्या? तुम टेंशन मतलब, तुम्हारे लिए मैंने इतना बढ़िया काम किया हुआ है ना। मैंने 10 क्वेश्चन का आपको समरी बना के दिया हुआ है, क्योंकि मुझे पता है वो एक एक पेज के सोल्यूशन दिए वो तुमसे याद तो होने नहीं, है ना? तो हर क्वेश्चन में किस बारे में बात कर सब बना के दिया हुआ है। क्या बात कर रहे हो सर, मजा ही आ जाएगा। तो करेंगे अपन वो। अब इधर आ जाओ, मैं आपको फटाफट से एक ओवरव्यू एक्सप्लेनेशन दे दूं हर चीजों का, ये सब चीजों का। शुभम सर ने आपको पहला पार्ट तो पढ़ा दिया, सेकंड पार्ट का आपको थोड़ा बहुत डिस्कशन मैं कर देता हूं, और उसके बाद अपन जंप मार के ऐसे जंप मार के पुदक के क्वेश्चन पे चले जाते हैं। क्या कहते हो गाइस? चलो आओ फिर शुरू करते हैं पार्ट 2, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन सर्विस। वापस बता दूं, रट्टा मत मारने बैठ जाना, समझ के ले लो बस। क्या बोलता है? कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। कभी कभी क्या होता है आपका, अगर आपको लगता है कि ये काम करने में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो सबसे पहले देखो कॉन्फ्लिक्ट कहां आ रहा है ना? किस उसका नेचर क्या है और किस एक्टिविटी में आपको कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। उसके बाद उसके थ्रेट्स आइडेंटिफाई करो, है ना, कि थ्रेट क्या है। अब ये थ्रेट्स को अवॉइड करने के 2 तरीके हैं, या तो आप किसी को इन्फॉर्म कर दो या आप उस काम से विड्रॉ कर लो, ठीक है? और डिस्क्लोज वगैरह भी कर देना अगर ऐसा कोई भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह आ रहा है तो, ठीक है? तो आइडेंटिफाई करना, अब देखना क्या क्या थ्रेट्स क्रिएट हो रहे, और उसके अलावा डिस्क्लोजर और कंसेंट वगैरह ले लेना कि या तो कंसेंट ले लो, है ना, या कि हम ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है, हम बता के रख रहे हैं आपको, चलेगा तो बता देना, और नहीं चलेगा तो फिर विड्रॉ करना पड़ेगा आपको, ठीक है? यहां देखो ऐसे ही होता है, जब भी एक बात ध्यान रखना, अगर आप सीए हो और अगर आपको किसी काम के ऊपर आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है ना, और आपकी कोई सुनने को तैयार नहीं है, तो आखिरी काम यही कि छोड़ दो। वो बोलते भाई नौकरी छोड़ दो। अब ऐसा रियल में नौकरी कौन छोड़ता है भाई? बट ठीक है जो भी है छोड़ देना, वो बोलता छोड़ दो, यही एथिक्स है भाई। चले एनीवेज आ जाओ इधर। तो पहला पार्ट था कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। वो बोलता है जब भी आप कोई भी या तो इंफॉर्मेशन खुद बनाओगे या कोई भी इंफॉर्मेशन आप रिव्यू करोगे, ये देखना क्या वो रेलिवेंट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बनाई गई है। उसके अलावा जजमेंट जहां कहीं भी नेसेसरी अप्लाई करना, और कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज इंटेंशनली ओमिट मत होने देना, ना खुद करना ना होने देना, ठीक है? उसके अलावा डिस्क्रिप्शन वगैरह कितना यूज हुआ इस इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर करने में, आपको वो चेक करना है। अगर आप किसी और के वर्क पे रिलाई कर रहे हो, पता है इसके ऊपर एक स्टैंडर्ड भी होता है, व्हेन यू रिलाई ऑन द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर्स या कोई दूसरे एक्सपर्ट्स का, तो उसमें आपको भी एक सफिशिएंट रीजनेबल एश्योरेंस लेना पड़ता है कि वो सही काम किया होगा, बराबर। उसके बाद एड्रेसिंग इंफॉर्मेशन दैट इज और माइट बी मिसलीडिंग। अगर आपको ऐसे कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो आपको या तो उसको डिस्क्लोज करना चाहिए टीसीडब्ल्यूजी को, डायरेक्टर्स वगैरह को, सुपीरियर्स को, है ना, और रेक्टिफाई करने का ट्राई करना चाहिए। अगर वो रेक्टिफाई करने को रेडी नहीं है तो आपको विड्रॉ कर लेना चाहिए, बेसिकली सिंपल सी बात ये है। उसके अलावा ये किस बारे में अपन ने बात की, जब कोई भी इंफॉर्मेशन आप तो खुद बना रहे हो या चेक कर रहे हो तो क्या आपको चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है? जो मैंने देखो, आप ध्यान से देखो, मैंने जो लाल लाल कीवर्ड्स है आप भी हाइलाइटर लेके बैठो और उतना मार्क करके रखना कि अपने को इतना इतना पढ़ना है। एक बार मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू देने का ट्राई कर रहा हूं, ठीक है? ध्यान रखना, आई एम नॉट डूइंग द वर्ड बाय वर्ड रीडिंग। आगे बढ़ते
एक्टिंग विद सफिशिएंट एक्सपर्टीज। आपको पता है जब अपन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं तो वो क्या बोलता है कि अपने पास प्रोफेशनल कंपिटेंस होनी चाहिए। इसका मतलब जो भी रेलिवेंट लॉज एंड रेगुलेशन उसके बारे में हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जब आप ये चीज कर रहे हो तो आपको सफिशिएंट एक्सपर्टीज से काम करना है। इसका मतलब इंटेंशनली मिसलीड मत करना, बराबर। अगर आपको लगता है कोई थ्रेट आइडेंटिफाई हो रहा है, जैसा अपन ऊपर भी देखा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, कोई थ्रेट है, भाई साइड हो जाओ। अब थ्रेट कैसे अराइज हो सकता है, बोलता है अ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट टू कंप्लाई विद द प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर माइट बी क्रिएटेड इफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज insufficient time for performance of duties, incomplete information, insufficient expertise या inadequate resources। अगर इसमें से कुछ भी आपका लगता है कि टाइम कम है, घाई घाई में काम कर रहे हो, या फिर इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, या फिर एक्सपीरियंस आपको नहीं है उस बारे में फिर भी आप ज्ञान देकर आ रहे हो उसको जाकर, है ना, या फिर inadequate resources है, तो दैट क्रिएट्स सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। और अगर ऐसा है तो या तो एक्सपर्टीज लो किसी की या फिर जयराम जी की हो जाओ, ठीक है। उसके अलावा एग्जांपल्स वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। देखो बोलते हैं ट्रेनिंग वगैरह ले लो, है ना, किसी को इन्फॉर्म कर दो, जो भी है। नेक्स्ट पॉइंट, फाइनेंशियल इंटरेस्ट कंपेंसेशन एंड इंसेंटिव्स लिंक्ड टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग। वो बोलता है कभी भी आप कोई इंफॉर्मेशन मैनिपुलेट होने मत देना अपने पर्सनल गेन के लिए। कभी कभी ऐसा होता है, क्वेश्चन में आएगा, पता है कि डायरेक्टर है, वो डायरेक्टर सीए है, अब उसका जो इंसेंटिव इट इज लिंक्ड टू बोनस, तो वो क्या कर रहा है, फाइनेंशियल मैनिपुलेशन कर रहा है कि तुम ही एक्सपेंस मत बुक करो, तुम एक्सपेंस को अवॉइड कर दो, इससे मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, मेरा बोनस बढ़ेगा। ऐसे कारनामे मत करना, ठीक है। आगे फिर बोलते हैं इंड्यूसमेंट्स इंक्लूडिंग गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी। आर्टिकलशिप पे गए, फ्री खाना, अब फ्री खाना खा रहे हो ठीक है, उसके बेस पे जजमेंट मत चेंज कर देना कि आदमी बढ़िया था, बढ़िया पिज्जा खिला के गया है ना, रोज खाना मंगाता है, खाने का जूस भी अलाउ करता है, तो इसकी तो ऑडिट रिपोर्ट जाने ही देते। अभी देखो सीए तो नहीं करेगा, आप आर्टिकल तो कर ही दोगे, होने मत देना ऐसा, है ना। वो समझाता है, देखो कितना अच्छा बात बताता है कि इंड्यूसमेंट, वो तो पहले बोलते हैं तो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर वो आपके काम से लिंक्ड है कि वो ऐसा बोलता है ऑडिट रिपोर्ट अच्छी देगा ना तो कंपनी का प्रॉफिट का 1% दे दूंगा, एक्सेप्ट मत करना, है ना। वो बोलता है अगर अच्छा काम करेगा तो यूरोप भेज दूंगा, है ना, थाईलैंड भेज दूंगा, एक्सेप्ट मत करना एक तो। और अगर ऐसे खान पान ऑफर कर रहा भी है, आपको प्रेशर में आके एक्सेप्ट कर भी रहे हो, तो जजमेंट मत बदल देना उसके बेसिस पे। ये सब चीज आप ऑडिट में पढ़ते हो, नहीं पढ़ते? हाँ, सब मेरे ऊपर डाल दो, सब आप ही पढ़ाओ सर। हाँ देखो क्या बोलता है, इंड्यूसमेंट मतलब समझता है ना, इंड्यूसमेंट इज एन ऑब्जेक्ट, सिचुएशन और एक्शन एज अ मीन्स टू इन्फ्लुएंस अनदर इंडिविजुअल बिहेवियर, है ना, नॉट नेसेसरीली विद इंटेंट टू इम्प्रॉपरली इन्फ्लुएंस दैट इंडिविजुअल्स बिहेवियर, है ना। वो बोलता है इमीडिएट और क्लोज फैमिली मेंबर्स रिमेन अलर्ट टू पोटेंशियल थ्रेट्स। घर का ऑडिट कर रहे तो ये नहीं कि माफ किया जाओ ऐसा। और वो बोलता भी है इफ इंड्यूसमेंट इज बीइंग ऑफर्ड एंड अकाउंटेंट्स कंक्लूड्स देयर इज एन इंटेंट टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर, ही शैल एडवाइज इमीडिएट और क्लोज फैमिली मेंबर नॉट टू ऑफर और एक्सेप्ट द इंड्यूसमेंट, है ना, मत करो ऐसा कुछ एक्सेप्ट, ठीक है। मतलब ये बहुत जनरलाइज्ड चीजें हैं, मतलब कॉमन सेंस बेसिकली। आगे, रिस्पॉन्डिंग टू नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद लिस्टेड एंटिटीज, है ना। तो अगर आपको कोई भी नॉन कंप्लायंस दिखती है इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप उनको सही गाइडेंस दे दो, है ना। यू शुड कंप्लाई विद द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। उसके अलावा अगर आपकी बात नहीं सुन रहे तो यू शुड ऑल्सो अलर्ट द TCWG, दोज चार्ज विद गवर्नेंस, बराबर, वो उनको भी अलर्ट आप कर देना उस केस में। उसके अलावा फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है कि जब आप ये काम कर रहे हो तो व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सीनियर अकाउंटेंट्स इन सर्विस, किसको एड्रेस करना है मैटर, ये देखो कि एक्शन क्या नीडेड है आगे, खुद को नहीं पता तो एडवाइस वगैरह ले लो, बराबर। उसके अलावा डिटरमाइन वेदर टू डिस्क्लोज द मैटर टू एन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, एकदम ही गलत काम चल रहा है तो आप हमको किसी गवर्नमेंट या लीगल अथॉरिटी को रिपोर्ट करने का जरूरत है क्या। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीए अदर देन सीनियर सीएस जो भी है, तो इनका हर एक का रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्कस किया हुआ है कि सबसे पहले, जैसे मैं आपको एक और भी देता हूं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इफ प्रोटोकॉल्स एंड प्रोसीजर एग्जिस्ट address non-compliance considering them in determining how to respond to non-compliance. Responsibility of senior chartered accountant service. Senior CAs are directors, officers, senior employees. अब इनको क्या करना चाहिए, मैटर को एड्रेस करना चाहिए। अब ये देखो सबसे पहले मैटर क्या है, गलती क्या की है, अब ये देखो इसका एक्शन क्या ले सकते हैं, रेक्टिफाई करवा सकते हैं, किसी को डिस्क्लोज करना चाहिए, खुद को नहीं समझ रहा है तो ज्ञान ले लो, एडवाइस ले लो किसी से, बराबर। अब ये देखो एकदम ही अगर इलीगल काम है तो उसे किसी को रिपोर्ट करने का जरूरत है क्या, बराबर। उसके अलावा यहां दे रखा है कि अगर आप नॉर्मल सीईओ अदर देन सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तो आपकी क्या ड्यूटी है उस केस में, बराबर। तो इफ अ सीए आइडेंटिफाइज दैट नॉन कंप्लायंस ऑकर्ड और माइट ऑकर, ही शैल इन्फॉर्म एन इमीडिएट सुपीरियर। इफ इमीडिएट सुपीरियर अपीयर्स टू बी इन्वॉल्व्ड, ही मस्ट इन्फॉर्म नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी। इफ अकाउंटेंट डिटरमाइंस दैट डिस्क्लोजर ऑफ मैटर टू एन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी इज एन अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन, दैट डिस्क्लोजर इज परमिटेड, बराबर, ध्यान रखना। आगे,
प्रेशर टू ब्रीच द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। कभी कभी आपको बोले कि छोड़ना ऑब्जेक्टिविटी, छोड़ना कॉन्फिडेंशियलिटी, बताना मेरे को, है ना, वो बैंक वाला तुमको, सपोज तुम बैंक में काम करते हो, कोई तुमको आके बोला अरे छोड़ना, बताना केवाईसी कस्टमर का ये वो, है ना, तो अगर तुमको ऐसा कोई प्रेशर दे रहा है तो उस केस में क्या करना चाहिए? प्रेशर में नहीं आना चाहिए। शैल नॉट अलाउ प्रेशर फ्रॉम अदर्स, है ना ही अगर आप सीए हो तो किसी और पे आपको प्रेशर प्लेस करना चाहिए, ना ही अलाउ करना किसी को करने के लिए, और ना ही खुद किसी के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना, ठीक है। उसके अलावा अगर ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस है तो फिर क्या करे? अगेन, जो आपसे प्रेशर डाल रहे हो उस पर पहले बात करो कि यार ये सही नहीं है, ऐसा मत कर, है ना। वो ना सुने तो सुपीरियर से बात करो कि वो ऐसा कर रहा है मेरे साथ, है ना। उसके बाद ऐसे होता था ना, पहले झगड़ा कर रहे हो दोस्तों से, बोल रहे देख मेरे को मार मता, मारा तो मम्मी मम्मी जाके चिल्लाएंगे, तो बोलने का मम्मी मम्मी, सुपीरियर के बाद चले जाने का। अब वो भी सुनने को रेडी नहीं है, तो उसके अलावा मैनेजमेंट, TCWG, एक्सटर्नल ऑडिटर्स, उनको आप इन्फॉर्म कर सकते हो, है ना। ये देखो कंपनी में कोई पॉलिसी वगैरह है का विसल ब्लोइंग की, जहां आप ये सब चीजें इन्फॉर्म कर सको। उसके अलावा कंसल्टिंग वगैरह ले लो, वो सुपीरियर की बात जैसा ही है कि कंसल्टिंग ले लो, आपके कॉलीग है, आपके सीनियर है, जो भी ICA के बिल भी चले जाओ बोलते हैं, है ना, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई भी एक्शन सूटेबल नहीं लगता है तो भाई तुमको विड्रॉ कर लेना चाहिए। यू शुड नो लॉन्गर बी इन्वॉल्व विद द इंडिविजुअल और एंटिटी एक्सर्टिंग द प्रेशर। मैंने क्या बोला आखिर में? वो बोलता है जॉब ही छोड़ दे भाई, सीधा सीधा, ठीक है। तो ये सब ज्ञान की बातें थी इतनी सारी, तो ऑफकोर्स मैंने ना डिटेल में वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ा है, आपको ओवरव्यू देने का कोशिश किया है। एक बार रीड करके ले लो सारे सारे पॉइंट जो भी है, जो रेड वाले पार्ट है उसको एक बार रीड कर लेना, समय मिले तो सारे मैटर को एक बार जस्ट रीड, और बाद में जब क्यूमुलेटिव रिवीजन करोगे तो रेड वाले मैटर को एक एक रीड दे देना बस। तो ये था पार्ट 2, सीएज इन सर्वे। जब आप नौकरी कर रहे हो तो आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है, बराबर। दिस कंप्लीट्स द रेलिवेंट डिस्कशन ऑफ योर चैप्टर ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, ठीक है। तो अब तो ये कंसेप्ट हुआ है, मेरे को लगता है ये चैप्टर का असली मजा क्वेश्चन करने में ही आएगा। तो अपन क्वेश्चन तो करेंगे, लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा 2 मिनट का ब्रीदर लेकर पहले ये सारे लाल पॉइंट्स फटाफट फटाफट एक बार रीडिंग दे दो, फिर अपन ऐसे खुद ही मार के क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। चलो 2 मिनट ले लो फटाफट से। रीड किया क्या हीरो लोग? पक्का रीड किया, ठीक है। अब है ना, आगे अपन क्वेश्चन पे, प्रोफेशनल एंड एथिकल ड्यूटी ऑफ ए सीए, ठीक है। तो इस पर टोटल 10 क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन देखोगे ना तो आंसर एकदम प्योर प्रॉपर थियरी है, लेकिन मैं आपके लिए हाईलाइट करके लाया हूं जो भी रेलिवेंट चीज है, ठीक है। तो एकदम मस्त मस्त थियरी दे रखा है, एकदम भर भर के थियरी दे रखा है। सर इतना सब कैसे याद रहेगा हमको? तो जैसे मैंने बताया आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, भाई आया सब करा के जाएगा। तो मैंने क्या कर रखा है, आपके लिए समरी बना रखी है, ठीक है। अपन 1-2 क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको समरी का यूजर समझ में आएगा। ये लिखने में टाइम खोटी मत करो, ये जब मैं डालूंगा बोर्ड नोट्स में तो आपको एकदम मस्त तरीके से समझ आएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। अब है ना एक चीज और है आपके लिए, बहुत सिंप्लीफाइड है ये चीज। अगर पहले हमेशा क्वेश्चन में ही देखना कि जो सीए है वो मेंबर है या सर्विस में है। मेंबर मतलब प्रैक्टिसिंग है या सर्विस में है ना। अगर वो सर्विस में होता है ना तो वो एक ही क्लॉज है जिसमें उन लोग हमेशा आ जाते हैं, क्लॉज 1 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल, ठीक है। और अगर वो प्रैक्टिस में होता है, प्रैक्टिसिंग सीए होता है, तो वो एक 3-4 क्लॉज है, 5, 6, 7, 8, ये 5-4 क्लॉज में से 5, 6 और 7, 8 में से, मतलब 5, 6, 7, 8 ऑफ पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल, उसमें से किसी एक को पकड़ कर डाल देते हैं। एक कभी 2 आएगा, कभी 3 आएगा, उसमें से वो देखते हैं अपन, ठीक है। तो ये 3-4 क्लॉज पे ही ज्यादा फोकस रखना हमेशा, ठीक है। तो एक काम करते, क्वेश्चन करना शुरू करते, उसके बाद अपन को कंफर्ट जोन आ ही जाएगा, टेंशन बिल्कुल लेने का जरूरत नहीं है। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। आज क्या बोलते हैं सुनो। इलस्ट्रेशन नंबर 1, सर एलडीआर है क्या? मेरे को लगता है इसमें ना एलडीआर मत खेलो, ठीक है। इसमें सारे एलडीआर है, 10 ही तो क्वेश्चन है और समरी दे रखा है मैंने, सारे एलडीआर मान के चलना, ठीक है। मैं लिख दूं ऑल एलडीआर, ठीक है, ध्यान रखना। चलो आ जाओ, बिकॉज सब में अलग अलग चीजें डिस्कस है ना, इसीलिए। Infostar Limited is a listed company engaged in the provision of IT service in India. The directors are paid a bonus based on the profits achieved by the company during the year as per the bonus table given below. Directors को बोनस मिलने वाला है ना, इसके हिसाब से बोनस मिलता है कि आपका जितना भी प्रॉफिट है उतना हम आपको बोनस देंगे। द ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ P&L फॉर द ईयर एंडेड करंटली शोज अ प्रॉफिट ऑफ 2 करोड़। तो उनको कितना बोनस मिलेगा? 2 करोड़ के हिसाब से इनको मिलेगा 2% ऑफ नेट प्रॉफिट। वेरी गुड, क्योंकि 2 करोड़ का बोनस मतलब यहाँ की तरफ फॉलो करते हैं, ठीक है। आगे अब इशू क्या है? On 25th March 12, Infostar sold land located adjacent to its head office to a third party, land बेच दिया for a consideration of 40 crores with an option to purchase the land back on 25th May for 40 crores plus a premium of 6%। अब आपने लैंड बेची 40 करोड़ में, ठीक है, और आपने इसी दिन पे एक और कॉन्ट्रैक्ट किया कि कुछ महीने के बाद मैं वापस मैं ही खरीद लूंगा 40 करोड़ प्लस 6% पे। अब आप खुद सोच के बताओ, 40 करोड़ प्लस 6% पे, आप खुद सोच के बताओ कोई सेल हुई क्या? ये दिखावे की सेल है भाई। इसको अपन इंडेस 115 में पता है क्या बोलते हैं?
इंड एस 115 में इसको बोलते हैं सेल एंड रीपर्चेज एग्रीमेंट, कि आपने बेचा और आप ही ने रीपर्चेज करने का प्रॉमिस किया। तो इस केस में वो सेल हुआ ही नहीं, इट इज अ फाइनेंसिंग अरेंजमेंट। एक तरीके से आप 40 करोड़ रुपए का लोन ले रहे हो, इसलिए आप आगे जब रीपे कर रहे हो तो 40 करोड़ प्लस द इंटरेस्ट अमाउंट रीपे कर रहे हो। तो ये सेल तो हुआ ही नहीं। अब ये सेल दिखाने का इनका मोटिव क्या था? अरे सेल दिखाएगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो बोनस बढ़ेगा, है ना। लेकिन हमको ऐसा होने देना है? नहीं होने देना है। अगर आप ऐसा होने दोगे तो क्या दिक्कत है, कौन से क्लॉज का ब्रीच हो जाएगा, वो सब अब देखते हैं हम। सीए इन प्रैक्टिस है या सीए इन सर्विस है, देखते हैं। समझा? अब ऑफ कोर्स ये सब तब समझेगा जब इंडेक्स किए हुए रहेंगे, ठीक है। होशियारी मत मारना, इंडेक्स किए बिना आ गए इधर ही कि करेंगे, नहीं समझेगा, ठीक है। चलो क्या बोलता है, द अमाउंट रिसीव फ्रॉम द ट्रांजेक्शन एलिमिनेटेड द बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ इन्फोस्टार लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 12 ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ द सीएफओ ऑफ द कंपनी हु इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीएफओ इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मेरे ख्याल से ये मेंबर इन सर्विस है। सर्विस है तो फिर कौन सा क्लॉज? क्लॉज 1 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल, ठीक है। ऑफकोर्स मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आप एथिक्स पढ़ के आए हो इसका ऑडिट का। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, जब पढ़ोगे तो क्लियरिटी आ जाएगा आपको। एनीवेज, द ट्रांजेक्शन वॉज ट्रीटेड एज अ सेल। सही क्या गलत किया? बोलिए गलत किया देवसेना। इंक्लूडिंग द प्रॉफिट अराइजिंग ऑन डिस्पोजल इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L. Discuss the ethical and accounting implications of the above issues with respect to a chartered accountant in service, referring to the relevant Ind AS wherever appropriate. ठीक है, अब इतना सारा ज्ञान है तो है ना। मैंने एक चीज नोटिस की, ऑब्जर्व की, इनके हर एक मैक्सिमम क्वेश्चंस में इन्होंने 3 पार्ट में आंसर करने का ट्राई किया है। पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या दिक्कत है, मतलब कौन सा रेलिवेंट इंडेक्स अप्लाई करना चाहिए, होना क्या चाहिए, इन्होंने किया क्या है, क्या गलती की है, वो सब बताना, उसको बोलता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो यहां उसकी बात करेंगे पहले। उसके बाद एथिकल इश्यूज क्या है। एथिकल इश्यूज में नॉर्मली इन लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। पता है 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल थे, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल कंपिटेंस, ड्यू केयर, है ना, वो सब थे ना, कॉन्फिडेंशियलिटी। तो उसकी इन लोग बात करते हैं कि अगर आप नहीं फॉलो करोगे, अगर आप गलत काम करोगे तो क्या क्या चीजों का ब्रीच हो जाएगा। और उसके बाद कोई क्लॉज के अंदर क्या कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है क्या, उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो देखो आपको दिख रहा है रेलिवेंट पोर्शन मैंने मार्क करा रखा है आपको। आप मेरे साथ साथ देखते हुए चलो तो उतना मार्क करते हुए चलना, ठीक है। तो मैं दिखाता हूं दिक्कत क्या क्या है। सबसे पहले ये इंडेक्स 115 में आना और बोलना सेल नहीं है, इट इज अ फाइनेंसिंग अरेंजमेंट, क्योंकि वहां एक पॉइंट डिस्कस्ड है सेल एंड रीपर्चेज का, तो वो बोलता है ऐसे केस में इट इज अ फाइनेंसिंग अरेंजमेंट, ठीक है। ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की दिक्कत हो गई, समरी भी दे रखी है, टेंशन मत लो। अब एथिकल इश्यूज क्या है, बोला अगर आप ऐसे गलत काम करोगे तो एक तो आपकी इंटीग्रिटी स्टेक पे है, ऑब्जेक्टिविटी, उसके अलावा आप सेल्फ इंटरेस्ट भी आपका इन्वॉल्व है, तो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। वाई? क्योंकि आपको, आप सीएफओ, आपका, मैंने कहा था ना कॉन्फ्लिक्ट कब होता है, जब आपका जो पगार है वो डिपेंडेंट है कोई गलत काम करने के ऊपर, तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना यार। आप गलत काम करोगे, ये सेल दिखाओगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपको मिलेगा बोनस, तो यहां कॉन्फ्लिक्ट है ना। अब कॉन्फ्लिक्ट होना दिक्कत नहीं है, इसके वजह से गलत काम करना दिक्कत है। तो बोलते हैं ये भी यहां क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में क्या करने का, अपने को थ्रेट्स आइडेंटिफाई करने का, रिपोर्ट करने का, बट जो इंसान गलत काम कर रहा है वही तो इन्वॉल्व है इसके अंदर, बराबर। तो उसको हम ज्ञान देते हैं कि भाई देख, यू शुड हैव अ प्रोफेशनल बिहेवियर, है ना, ये सब गलत काम नहीं करते। प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब क्या है, जो भी रेलिवेंट लॉज वगैरह उसे कंप्लाई आपको करना चाहिए, ठीक है। तो ये एथिकल इश्यूज हो गए, मतलब समराइज करो तो इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात कर लेना, और प्रोफेशनल बिहेवियर भी आपका स्टेक है। उसके अलावा मिसकंडक्ट कौन से पार्ट का हुआ, जब आप कोई भी लॉज, रेगुलेशन, इंडेक्स वगैरह फॉलो नहीं करते हो, तो क्लॉज 1 पार्ट 2 ऑफ सेकंड शेड्यूल का आपका हो जाएगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, बराबर। अब इसी को मैंने समराइज करके यहां डाल रखा है। अब आपको समरी का मजा आएगा, देखो ध्यान से, इधर क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। मैंने क्या बोला, समराइज फॉर्म में 115 का रेफरेंस देना, बोलना सेल नहीं है, सेल एंड रीपर्चेज एग्रीमेंट है, फाइनेंसिंग अरेंजमेंट है ये। एथिकल इशू क्या है, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल बिहेवियर। अच्छा, एथिकल इशू में आपको ये भी आएगा सर बाकी वाले फंडामेंटल प्रिंसिपल क्यों नहीं आए, है ना। तो इन्होंने ना मन मर्जी पे कभी कभी सारे लिए, कभी कोई 2 लिए, कभी कोई 3 लिए। मुझे लगता है आप सबके बारे में बात कर सकते हो, जहां जहां आपको लगता है कि बात करने की जरूरत है वहां बात कर सकते हो। यहाँ वैसे कॉन्फिडेंशियलिटी का कोई दिक्कत था ही नहीं, क्योंकि वो वैसे छुपा नहीं रहा है कुछ भी वो। एनीवेज, हाँ, मतलब कॉन्फिडेंशियल मतलब किसी और को नहीं बता रहा है अपना, कुछ ऐसे रेलिवेंट पार्ट होता है ना, कुछ इंपॉर्टेंट, किसी और को गप्पा गुष्टी का जाके नहीं बता रहे, तो कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं आएगा वैसे इधर। एनीवेज, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात चल रही है, ठीक है। उसके अलावा मिसकंडक्ट किसका है, क्लॉज 1 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल। ध्यान रखना, जब भी सर्विस में रहेगा ना तो पार्ट 2 ही आएगा, और अगर प्रैक्टिस वाला रहेगा तो पार्ट 1 आएगा, जहां तक मैंने यहां ऑब्जर्व किया, ठीक है। ऑफकोर्स आई एम नॉट अ फैकल्टी ऑफ ऑडिट, तो वो बहुत डिटेल में डिस्कशन मेरे को नहीं आता करने को, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट जितना मैं कर पा रहा हूं, जितना मैं आपको समराइज दे पा रहा हूं, उतना मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। ध्यान रखना। क्या तुमको समझ में आया ये वाला पार्ट? किया? यस सर, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। समरी काम किया कि नहीं है? आई होप काम की है ना। चलो अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोलता है देख लो। बोलता है रुस्तम लिमिटेड, अ कंपनी एंगेज इन ऑयल एक्सट्रैक्शन, हैज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन
टू डिसमेंटल द ऑयल रिग इंस्टॉल्ड बाय इट एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years। ओ हो, ये तो अपना इंडिया 16 वाला आ गया, डिसमेंटलिंग वाला काम। जब आप कोई भी, आपको पता है कि डीकमिशनिंग, रिस्टोरेशन और डिसमेंटलिंग वाला काम है, आपको इंकर करना 10 साल के बाद, तो आप डे 1 पे असर की कॉस्ट में ऐड करते हो प्रेजेंट वैल्यू पे, और डे 1 पे एक प्रोविजन भी क्रिएट होता है, आपको याद रहेगा, तो प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग, जिसको अपन एवरी ईयर पे अनवाइंडिंग करते हैं। तो यहाँ 2 इंडेस इन्वॉल्व हो गए, एक 16 और एक 37, बराबर। चलो देखते क्या बोलता है। रुस्तम कैनॉट कैंसिल दिस ऑब्लिगेशन, मतलब पक्का पक्का इंकर करना ही है, तो बुक करना पड़ेगा। Rustam intends to carry out the dismantling work itself and estimate that the cost of work to be incurred at 100 crores after 10 years. Directors of Rustam are aware of the requirements of Ind AS. Directors aware है, ठीक है, read with Ind AS 16. However, they propose to expense the cost of dismantling the oil rig as and when incurred. वो बोलते हैं नहीं, लेकिन हमको पता है क्या होना चाहिए, लेकिन नहीं, हम तो ऐसा नहीं करेंगे ना, हम 10 साल के बाद उसको एक्सपेंस आउट कर देंगे डायरेक्टली, आज नहीं बुक करेंगे, आज ना हम असर की कॉस्ट में ऐड करेंगे और ना ही हम कोई प्रोविजन बुक करेंगे। सही क्या गलत क्या, बोलने गलत क्या देश से ना, ठीक है। आगे तो बोलता है हाउएवर दे प्रपोज टू एक्सपेंस द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एज एंड व्हेन इंकर्ड विथ नो एंट्रीज और डिस्क्लोजर इन द लेटेस्ट फाइनेंशियल्स। हो ना कोई एंट्री ना कोई डिस्क्लोजर, ठीक है, ये डायरेक्टर्स बोलते हैं। अब डायरेक्टर्स ये है कि नहीं हमको नहीं पता, हम कौन देखते हैं। दे आर्ग्यू दैट एप्लीकेशन ऑफ इंड एस इन्वॉल्व जजमेंट एंड ऑल्दो प्रूडेंस इज मेंशन्ड इन कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, इट इज ओनली वन अमंग द मेनी वेज ऑफ अचीविंग फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। बोलता है देखो इंड एस में वैसे भी जजमेंट है, तो हम जजमेंट लगा रहे। अरे जजमेंट वहां लगाना जहां एम्बिग्विटी होती है, जहां क्लियरली बोला गया वहां तो इंडेक्स फॉलो करना चाहिए ना, फालतू ज्ञान दे रहे हैं इन लोग। आगे डिस्कस वेदर द डायरेक्टर्स आर एक्टिंग अनएथिकली इन द अबव इंस्टेंस एंड व्हाट शुड बी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कोर्स ऑफ एक्शन। अगर आप प्रैक्टिसिंग सीए हो, मतलब आप उस कंपनी के प्रैक्टिसिंग सीए हो, तो आपका क्या काम होना चाहिए। मतलब डायरेक्टर्स सीए नहीं है यहाँ, आप उस कंपनी के सीए हो, है ना, आप उसका वो बोलते हैं ना अपन अपॉइंटेड सीए है, प्रैक्टिसिंग सीए उस कंपनी के, तो अपना क्या कोर्स ऑफ एक्शन इन दिस रिगार्ड, ठीक है। तो यहाँ इन प्रैक्टिस वाला आ गया, तो यहाँ पार्ट 2 नहीं पार्ट 1 आएगा, है ना। और पार्ट 1 मैंने क्या बोला था, 4-5 क्लॉज ये जो काम के 5, 6, 7, 8 हमेशा वही आएगा, देख लेना। तो अब मैंने क्या बोला था, 3 पार्ट में डिवाइड करो। पहला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, क्या दिक्कत है, तो बोल ज्ञान देने का कि 16 और 37 का दिक्कत है इसके अंदर, क्योंकि उसके हिसाब से होना क्या चाहिए और गलती क्या की वो बता देना आप, ठीक है। तो होना क्या चाहिए, हमको कैपिटलाइज करना चाहिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, ओके, एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, और साइमल्टेनियसली अपने को एक प्रोविजन भी क्रिएट करना चाहिए, क्रिएटिंग अ प्रोविजन फॉर द सेम, ठीक है। बोल देना इस केस में तो इट इज अ डेलिबरेट इंटेंशन टू कॉन्ट्रावेन, मतलब यहाँ तो पता होने के बावजूद गलत फॉलो कर रहे हैं, तो इट इज नॉट एन अनइंटेंशनल मिस्टेक, ये तो जानबूझ की गलती कर रहे हैं इन लोग। उसके अलावा अगर आप इस कंपनी के प्रैक्टिसिंग सीए हो, आपके मौजूदगी में ये हो रहा है और आप होने दे रहे हो तो प्रॉब्लम है, अगर आप नहीं होने दोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात कर ली। अब ये सेकंड वाला पार्ट जो है, दिस इज रिगार्डिंग एथिकल इश्यूज। अब यहाँ कौन से एथिकल इशू का दिक्कत है बोलता है, इट इज एसेंशियल दैट चार्टर्ड अकाउंटेंट टू इन्फॉर्म दोज चार्ज विद गवर्नेंस अबाउट द नेसेसरी करेक्टिव मेजर इन दिस केस, ठीक है। अगर आप इन्फॉर्म नहीं करोगे तो इट विल कॉन्ट्रावेन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल बिहेवियर, यू आर नॉट एक्टिंग विद द प्रोफेशनल बिहेवियर, अगर आप ऐसा होने दोगे तो, ठीक है। ये आपके एथिकल इशू का दिक्कत हो गई। उसके अलावा क्लॉज कौन सा रेलिवेंट है, वो बोलता है 5, 6, 7 ऑफ पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल, ये क्लॉज यहाँ रेलिवेंट है, क्लियर। तो 5, 6, 7 आपको पढ़ा था ना शुभम सर ने, क्या होता है ध्यान रखना, वो 3 क्लॉज यहाँ कोड करके आ जाना मस्त। तो देखो समरी दे रखा है, 16 और 37 डीकमिशनिंग को बुक करना चाहिए प्रेजेंट वैल्यू पर, कॉस्ट में ऐड करना चाहिए, अनवाइंडिंग होना चाहिए ईच ईयर के एंड पे। अच्छा, डीकमिशनिंग को प्रेजेंट वैल्यू पे बुक करना चाहिए, साथ में डे 1 पे प्रोविजन भी क्रिएट होना चाहिए, डे 1 पे प्रोविजन भी क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। अब एथिकल इशू क्या है, इंटीग्रिटी का इशू है, प्रोफेशनल बिहेवियर का इशू है, कंपिटेंस एंड ड्यू केयर का इशू है, ठीक है। ये सब वर्ड किधर आए सर, ये देखो इधर है, इंटीग्रिटी से ऐड करना है उसको, बराबर, प्रोफेशनल बिहेवियर से उसको ऐड करना है ना, प्रोफेशनल बिहेवियर वगैरह से, है ना, और प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर इधर आ गया, इसलिए मस्त समराइज करके दे रखा है मैंने। उसके अलावा कौन सी क्लॉज का लफड़ा है, 5, 6, 7 पार्ट 1 और सेकंड शेड्यूल। आप बोलोगे सर डायरेक्टली यहीं से पढ़ाओ ना, वो क्यों पढ़ा रहे हो, तो वो मार्किंग के लिए आपको दिखा रहा हूँ बस, ठीक है, कि आप कौन सा पार्ट मार्क कर लो, डिटेल में समझना हुआ थोड़ा सेंटेंस फ्रेमिंग में काम आ जाएगा आपको। क्लियर है वाला पार्ट क्या, ठीक है। चलो इजी है ना चैप्टर, अभी ऐसा लग रहा है कि मैनेजेबल है, इन कंट्रोल है। जब वो समरी देखोगे तो बार बार रिवाइज करना इजी हो जाएगा, पहली बार पढ़ने में लगेगा 1-2 घंटा, रिवाइज करने में हार्डली 15 मिनट, है ना। चलो आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आ जाते हैं, क्या बोलते हैं। Alaps Limited directors feel that the company needs a significant injection of capital in order to modernize the plant and equipment, as the company has been promised firm orders if it can produce goods of international standards, ठीक है। The current lending policies of the banks require
प्रोस्पेक्टिव बोरोवर्स टू डेमोन्स्ट्रेट अ स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज कपल्ड विद अ डेट सर्विस कवरेज रेशियो। वो बोलता है भाई तुम अगर लोन लेना चाहते हो तो लोन लेने के लिए बैंक के पास जाओगे, बैंक बोलता है कैश फ्लो तो बढ़िया होने चाहिए और एक रेशियो आपका इतना मेंटेन होना चाहिए। हाउएवर द करंट प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज डज नॉट सेटिस्फाई द बैंक्स क्राइटेरिया। अब जो कंपनी के कैश फ्लोज है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे। ऑफकोर्स अभी वो सीए को पकड़े और बोले गलत काम करके बता, है ना। तो डायरेक्टर्स हैव टोल्ड द बैंक दैट द कंपनी इज एन एक्सीलेंट फाइनेंशियल पोजीशन। डायरेक्टर देखो शाणे, बैंक को बोलते हैं अरे टेंशन मत लो, एकदम बढ़िया चल रहा है काम। द फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड द कैश फ्लो प्रोजेक्शंस विल मीट द क्राइटेरिया एंड द चार्टर्ड अकाउंटेंट विल सबमिट अ रिपोर्ट टू दिस इफेक्ट शॉर्टली। तुमने मूवी देखी मुन्ना भाई? मुन्ना भाई में वो क्या बोलता है, ये डॉक्टर बनने के लिए कितना परसेंटेज चाहिए? तो बोलता है 90%। तो बोलता है भाई को आया ना 90%, शाम तक मिलेगा सर्टिफिकेट। ये वैसा ही है, काम खराब ही है इनका कंपनी का। वो बोलता है अरे तुमको ये अच्छा चाहिए, ऐसा चाहिए, शाम तक अपना सीए संख्या के देगा ना, टेंशन को लेते हो तुम लोग। अब क्या बोलते हैं देखते हैं। अब ये सीए इन प्रैक्टिस है सर्विस है वो देखते हैं। द चार्टर्ड अकाउंटेंट रिसेंटली ज्वाइंड एलैप, मतलब मेरे को सर्विस वाला लग रहा है फिलहाल के लिए। तो मैं वो आंख बंद के बोलूं सर्विस वाला है तो कौन सा क्लॉज आएगा पता है? क्लॉज 1 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल। ऐसा मैं बिना देखे बोलूं, ऐसा देखो बिना देखे बोला, ठीक है। क्लॉज 1 पार्ट, एक घूम फिर के उधर ही आ जाते हैं भाई। सर्विस वाले के लिए एक ही क्लॉज इनको याद लगता है, ठीक है। तो बोलता है सीए हैज रिसेंटली ज्वाइंड एलैप एंड हैज ओपनली स्टेटेड दैट ही कैन नॉट अफोर्ड टू लूज हिज जॉब। और वो देखो ऐसा बोल दिया कि मैं नौकरी छोड़ नहीं सकता, है ना, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट्स। तो यार वो डायरेक्टर लोग तो गलत काम करवाएंगे ना इससे, है ना। चलो ठीक है। Required. Discuss the potential ethical conflicts. Potential ethical conflicts that may arise in the above scenario. An ethical principle which will guide how the chartered accountant should respond to this situation. अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इधर कोई अकाउंटिंग का दिक्कत नहीं है, मतलब कोई इंडेस इन्वॉल्व नहीं है इधर की आपने इंडेस का ब्रीच किया वो इंडेस का ब्रीच किया। तो क्या दिक्कत है यहाँ? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की दिक्कत है। क्यों? आप नौकरी छोड़ नहीं सकते। अब क्योंकि आप नौकरी छोड़ नहीं सकते तो आप शायद गलत को सपोर्ट करने को रेडी हो सकते हो, तो उसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। अपने डिस्कस करता है ना वो डिस्कशन में। तो इस केस में क्या करना चाहिए? थ्रेट वगैरह के आइडेंटिफाई करना चाहिए, उसके अलावा अप्रोप्रिएट एक्शन लेना चाहिए, है ना। अब अप्रोप्रिएट एक्शन में क्या आएगा? सबसे पहले अपना नौकरी ना छूटे उस इंटरेस्ट को बाद में रखने का, कंपनी के बारे में पहले सोचो, पुट इंटरेस्ट ऑफ कंपनी फर्स्ट। सेकेंड चीज, कम्युनिकेट विद द डायरेक्टर्स कि यार ऐसा तुमसे गलत काम करवा रहे, मत करवाओ भाई, गलत है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब अगर ऑफकोर्स नहीं माने तो इसमें आप और भी लिख सकते हो कि टीसीडब्ल्यू जी के पास जाओ, वो भी नहीं माने तो अगर नेसेसरी है तो रेलिवेंट लीगल अथॉरिटी के पास जाओ, ये सब कोई नहीं मान रहा है तो जॉब छोड़ दो, है ना। वो सब आप चाहो तो लिख सकते हो, ऑफकोर्स जनरलाइज आंसर है इस केस में। अब एथिकल इशू क्या है अगर आप इसमें सपोर्ट करोगे तो, है ना। तो देखो एथिकल इशू कौन से इधर। एथिकल इशू इज ऑफ इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। और उसके अलावा अरे सॉरी मैंने दूसरा पढ़ लिया, इधर आओ। हाँ, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल कंपिटेंस का दिक्कत है इसमें। और मिसकंडक्ट कौन सा है सर्विस में? तो क्लॉज 1 पार्ट 2 ऑफ सेकंड शेड्यूल। ऑफकोर्स अभी मेरे ख्याल से अपन वो फ्लो में बन चुके हैं जहां मैं आपको समराइज्ड फॉर्म में दिखा सकता हूँ डायरेक्टली। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? जो मैंने वहां लिखा है उसी का अपना हाईलाइट करके दिया हुआ है इधर, ठीक है। चलो, अच्छा आपके मन में एक सवाल और आएगा कि सर हमको एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड लिखना होगा ना इतना सब? अपने आप से दिल पे आता के सवाल पूछो, इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? क्या ये आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है? ऑफ कोर्स नहीं ना यार, तो कैसे करोगे? तो बोलना मत सर नहीं याद आईसीआई मार्क्स नहीं देगा। अरे वो थियरी में वैसे भी फुल नहीं देगा तुमको, 5 में से 4 ही देने वाला है वो। तो अगर तुमको कीवर्ड ध्यान देंगे ना यार, इस क्वेश्चन में क्या था वो ध्यान रहेगा तो तुम अपने हिसाब से फ्रेम कर पाओगे। लेकिन अगर आप पूरा रट्टा मारने जाओगे तो कुछ भी याद नहीं होगा, तुम समझ रहे हो। चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं अभी। सनशाइन लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी in the cosmetics industry, has debt convenience attached to some of the borrowings which are included in the financial liabilities in balance sheet. What is the meaning of debt convenience? मतलब कंडीशन होती है कि आपने लोन लिया तो बैंक ने बोला होगा कि इतना डेट इक्विटी रेशियो मेंटेन करना या ये सब काम मत करना, ऐसा कुछ है ना, या किसी और से मत लोन लेना अभी और ऐसा। तो डेट कन्वीनियंस अटैच्ड है। These convenience mandate the company to repay the debt in full if Sunshine fails to maintain a liquidity ratio. जैसे अब मैंने बताया कि इनको लिक्विडिटी रेशियो मेंटेन करना है, नहीं मेंटेन कर पाए तो आपको सारा लोन रीपे करना पड़ जाएगा। The directors along with the CFO of the company who is a chartered accountant, CFO of the company is a chartered accountant, मतलब ये सर्विस वाला है। अरे मैं आगे पढ़े बिना देखे बोलूँ, क्लॉज 1 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल, शायद वही है, देख लो क्लॉज 1 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल ले, ठीक है। हाँ पढ़ते आगे। लेकिन the directors along with CFO are considering entering into a 5-year लीजिंग अरेंजमेंट। आप अगर लीज में एंटर करते हो ना तो लीज में क्या होता है, लीज में आप बुक करते हो ROU टू लीज लाइबिलिटी,
जैसे आपने लीज लाइबिलिटी बुक करी ना, आपका फिर रेशियो इंपैक्ट हो जाएगा मेरे ख्याल से, है ना। ठीक है, तो बोलते हैं 5 साल की लीज में एंटर करेंगे, 5 year lease, but are concerned about the negative impact of any potential lease obligation may have on the above mentioned convenience. Accordingly, the directors and the CFO propose that the lease arrangement be drafted in such a way that it is a series of 6-10 months leases rather than a single 5 year lease. 5 साल मतलब कितने महीने होते हैं, इंटू 12 मंथ्स करोगे तो 60 मंथ्स होते हैं। तो वो बोलते हैं एक 60 मंथ्स की लीज दिखाने से बेटर आप कैसे दिखाओ, 6 अलग लीज दिखाओ 10-10 महीने की। सर इससे क्या फर्क पड़ेगा, अगर आप ऐसा दिखाओगे ना, तो अगर आपने इंडेक्स 116 पढ़ रखा है तो इट विल मीट द डेफिनेशन ऑफ शॉर्ट टर्म लीज, और शॉर्ट टर्म लीज अगर है ना तो आप ROU टू LL ना बुक करो तो भी चलेगा, उस केस में आप एग्जाम टू लीज की अकाउंटिंग से, तो आप डायरेक्टली जब जब रेंटल पे करोगे तब सीधा PNL टू कैश बैंक की एंट्री मार सकते हो। ऐसा कुछ याद में आता है क्या? सर हम तो गजनी बन चुके, हम कुछ याद नहीं है, कोई बात नहीं, जब पढ़ोगे तो याद आ जाएगा, ऐसा कुछ होता है। तो वो ऐसे चीटिंग करने की बातें कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखो बोलता भी है, द डायरेक्टर एंड द CFO propose that the lease be drafted in such a way that it is a series of 6-10 month lease rather than a single 5 year lease in order to utilize the short term lease exemption available under Ind AS 116. This would enable accounting for leases in the legal form. The directors believe that the treatment will meet the requirement of debt component and though such treatment may be contrary to the accounting of standards. मतलब भले गलत है फिर भी हम ये कर सकते हैं। डिस्कस द एथिकल एंड अकाउंटिंग इंप्लीकेशंस ऑफ द अबोव इशू फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ CFO। CFO के पर्सपेक्टिव से मतलब CFO जो सर्विस में उसके पर्सपेक्टिव से। अब अगेन 3 पार्ट में बांट दो, अकाउंटिंग दिक्कत, इसमें अकाउंटिंग दिक्कत है इंड AS 116 की, दूसरा एथिकल इश्यूज क्या है, और तीसरा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कौन से क्लॉज का है। तो देख लो इधर मैं आपको समराइज फॉर्म में दिखाता हूँ। सबसे पहले इंड AS 116 का शॉर्ट टर्म लीज वाला एग्जाम्पशन है ना, उसमें क्या होता है कि लेसी एग्जम्प्ट होता है फ्रॉम लीज अकाउंटिंग, बट इन दिस केस ये आइडियली शॉर्ट टर्म लीज नहीं है, बट आइडियली इट इज नॉट अ शॉर्ट टर्म लीज, है ना। देखो आप बोल सकते हो नहीं नहीं हम अगर उस तरीके से दिखाएंगे तो लीगली तो शॉर्ट टर्म लीज ही हुई ना, अरे लीगली शॉर्ट टर्म लीज हुई ठीक है, बट तुम्हारा इंटेंशन देखो ना, रियल में वो सब्सटेंस में वो एक 5 साल की लीज थी ना, वो तो तुम गलत काम करने के लिए दिखा रहे हो, ये यहाँ प्रॉब्लम है। बराबर तो बोलने का नहीं चॉल बे है। अब उसमें एथिकल इश्यूज कौन से, इंटीग्रिटी का, ऑब्जेक्टिविटी का, प्रोफेशनल बिहेवियर का। मैं बोलूँ ना समझ आना तो ये 3 तो आ ही रहे, ये 3 तो आता ही है, लिख के आ जाना। उसके अलावा मिसकंडक्ट क्योंकि सर्विस वाला है तो क्लॉज 1 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल। क्लियर? चलो इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे आ जाते हैं। अगस्ता लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमेटिव स्पेयर पार्ट्स। ठीक है, द कंपनी इज प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 13। ये मैन्युफैक्चर करता है ऑटोमेटिव स्पेयर पार्ट्स, वेरी गुड। द डायरेक्टर्स ऑफ अगस्तिया आर entitled to an incentive based on operating profit margin, very good. You have been appointed as a consultant to advise on the preparation of financial statements। मेरे ख्याल से आप कंसल्टेंट की तरह अपॉइंट हुए हो, तो शायद आप उस कंपनी के एम्प्लॉय नहीं हो, शायद आप प्रैक्टिसिंग CA हो जिसको किसी कंपनी ने एज अ कंसल्टेंट की तरह अपॉइंट किया है। ठीक है, तो यहां शायद क्लॉज 5, 6, 7, 8 उसमें से कुछ आएगा, देखते। एंड यू नोटिस द फॉलोइंग इशू, आपने कुछ इशू नोटिस किया, देखते क्या है वो। On 1st April, Agustia's Limited's defined benefit pension scheme, मतलब ये इंड AS 19 employee benefits आ गया, was amended to increase the pension entitlement from 12% to 18.5%। जब आप ऐसा परसेंटेज इंक्रीज करते हो ना, तो देखो 2 तरह के चेंज होते हैं, एक होता है अजम्पशन का चेंज और एक होता है प्लान में अमेंडमेंट। आपको याद रहेगा अगर ऐसा कुछ करते हो तो इट लीड्स टू प्लान अमेंडमेंट, और प्लान अमेंडमेंट की वजह से पता है क्या अराइज होता है, पास्ट सर्विस कॉस्ट अराइज होता है। पास्ट सर्विस कॉस्ट कहां जाता है, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस से प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए। अब देखते, दिस अमेंडमेंट वाज मेड ड्यू टू सैलरी कट्स मेड ऑन अकाउंट ऑफ पेंडेमिक। द CA हैज शोन सच इंक्रीज इन द पेंशन एंटाइटलमेंट अंडर द हेड इंप्लॉय बेनिफिट्स, बराबर दिखाया है, CA ने बराबर दिखाया है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। द डायरेक्टर्स आर अनहैप्पी विद द प्रेजेंटेशन। डायरेक्टर क्या के लिए अनहैप्पी है, वो इसलिए अनहैप्पी है क्योंकि इनका जो डायरेक्टर का इंसेंटिव है प्रॉफिट मार्जिन पे है। जैसे आप इसको खर्चा दिखाओगे ना प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट गिरेगा तो बोनस गिरेगा, ये दिक्कत है इनको। आगे देखते हैं, दे बिलीव दैट पेंशन स्कीम इज नॉट इंटीग्रल ऑफ द ऑपरेशंस सिंस इट इज पेड पोस्ट रिटायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज एंड दस इंसिस्ट दैट सच प्रेजेंटेशन वुड बी मिसलीडिंग। अकॉर्डिंगली द डायरेक्टर्स प्रपोज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी सो दैट ऑल सच गेन्स ऑन सच पेंशन स्कीम वुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन OCI। वो बोलते हैं OCI में बुक करो ना,
ओसीआई में एक्चुएरियल गेन्स एंड लॉसेस बुक होते हैं जो अजम्पशन के चेंज कैसे राइज होते हैं। ये अजम्पशन का चेंज है, अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट इज अ पास सर्विस कॉस्ट, पीएनएल में आना चाहिए। वो बोलता है नहीं नहीं वी विल चेंज द पॉलिसी। अगर इंडेस कोई चीज के बारे में बात करता है तो तुम अपनी खुद की पॉलिसी नहीं बना सकते। पता है आपको, याद है इंडेस 8 क्या बोलता था? इंडेस 8 अकाउंटिंग पॉलिसीज बोलता था कि अगर किसी इंडेस ने कोई गाइडेंस दे रखा है तो फॉलो दैट इंडेस। अगर इंडेस में बात नहीं की है तो आप जजमेंट अप्लाई करना, तो आप खुद की पॉलिसी फॉर्म कर लेना। यहां इंडेस ने बात कर रखी है कि पास सर्विस कॉस्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ही। इस केस में आप खुद की पॉलिसी नहीं बना सकते हो। ठीक है, देखो आगे क्या बोलता है। द डायरेक्टर्स बिलीव दैट दिस पॉलिसी चॉइस विल मेक द फाइनेंशियल्स मोर कंसिस्टेंट, अंडरस्टैंडेबल। वो प्रूव कर रहा है कि हम सही है, गलत है। Required, discuss the ethical and accounting implication of above issues, referring to the relevant Indies wherever appropriate from the perspective of consultant. From the perspective of consultant, consultant मतलब मेरे ख्याल से प्रैक्टिसिंग वाला बंदा लग रहा है मुझे ये। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इधर देखो रेलिवेंट पार्ट मार्क कर रखा है, आपको चाहिए तो पॉज करके मार्क कर लो। अब इधर आ जाओ समरी पे अपने। सबसे पहले दिक्कत है इंडेस 19 का। ठीक है, प्लान अमेंडमेंट हुआ है तो ये पास सर्विस कॉस्ट है, बराबर जाना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस में, ओसीआई में नहीं। ठीक है, यहां इन्होंने इंडेस 8 का भी रेफरेंस दे रखा है कि चेंज इन पॉलिसी ड्यू टू प्लान अमेंडमेंट, ऐसा नहीं होता है कुछ भी। बराबर पॉलिसी चेंज या पॉलिसी फॉर्म तब करना जब कोई इंडेस बात ना करे। इफ मैं चाहिए तो लिख देता हूं, इफ इंडेस अवेलेबल ऑन एनी ट्रांजैक्शन फॉलो द इंडेस। खुद की पॉलिसी मत बनाओ बैठ के, बराबर क्या। आगे अब एथिकल इश्यूज क्या है? अगर सीए इन प्रैक्टिस ने डिस्कवर दिस इशू, ही हैज टू ऑप्शंस। आइदर ही कैन रिपोर्ट द नॉन कंप्लायंस, किसको रिपोर्ट करे? जो कर रहा है उसको बताओ, डायरेक्टर को बताओ, वो भी नहीं मान रहे तो टीसीडब्ल्यूजी को बताओ, हायर अथॉरिटी को बताओ। नहीं मानने को तैयार, नहीं ठीक करने को तैयार, तो टाटा बाय बाय कर देना, बोलना मैं कंसल्टेंसी नहीं दे सकता तुमको। ठीक है, अगर वो फिर भी कंटिन्यू करे, वो फिर भी ऐसा होने दे, तो फिर देयर इज अ मिसकंडक्ट ऑफ क्लॉज 5, 7 एंड 8, या 6 नहीं आया। ठीक है, ऑफ पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल। अब मुझे पता आपके मेरा सवाल क्या आएगा, सर 6 क्यों नहीं आया? अब देखो 6 मेरे ख्याल से क्या बोलता है, अगर आप ध्यान से आके देखो तो मुझे ना टू बी वेरी ऐसा लगता है कि इनका थोड़ा आंसर में ऐसा है कि रीजनिंग नहीं दे रखा है 6 क्यों नहीं आया। बट 6 क्या बोलता है, इधर आके देखो। 6 बोलता है इफ यू फेल टू रिपोर्ट अ मटेरियल मिस स्टेटमेंट नोन टू हिम टू अपीयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ विच ही इज कंसर्न्ड इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी। मुझे लगता है भाई यहाँ 6 भी मेरे को पर्सनल लगता आना चाहिए था, क्योंकि ये मटेरियल मिस स्टेटमेंट अगर आप रिपोर्ट नहीं करो, है तो मटेरियल मिस स्टेटमेंट ना यार ये। अगर देखो वैसे यहाँ दिखा बराबर रखा है, डायरेक्टर बोलते जाके चेंज करो, तो अगर आप ओसीआई में बाई चांस डायरेक्टर के कहने पे दिखा दोगे तो फिर ये मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो गया, तो शायद 6 आ सकता है। मुझे लगता है कहीं कहीं पे रीजनिंग नहीं है कि कोई क्लॉज क्यों नहीं आया। ठीक है, समझा वो वाला पॉइंट? ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्या बोलता है? द डायरेक्टर ऑफ स्पिन्स लिमिटेड आर एलिजिबल फॉर इंसेंटिव कंप्यूटेड एज अ परसेंटेज ऑफ कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अब इनको फिर इंसेंटिव मिलेगा जितना ऑपरेशन में कैश जनरेट का उसके बेसिस पे एज डिफाइंड इन इंडेक्स 7। अब आगे क्या बोलता है? इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ देयर अपॉइंटमेंट ड्यू टू द ऑनसेट ऑफ पेंडेमिक द कंपनी हैज नॉट परफॉर्म्ड वेल एंड इट हैज इन फैक्ट लॉस्ट द कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। In order to meet the cash flow requirements, the director of spins are planning to dispose of underutilized equipment and investments. पीपी वगैरह बेचने का सोच रहे हैं। इन्वेस्टमेंट्स नॉट सब्सिडी एंड एसोसिएट्स, मतलब नॉर्मल इन्वेस्टमेंट बेचने का सोच रहे हैं, अपनी सब्सिडी एसोसिएट नहीं बेचने का सोच रहे। आगे अच्छा बाय द वे, जब आप ऐसा कोई बेचते हो इक्विपमेंट और इन्वेस्टमेंट, इससे जो कैश फ्लो आएगा वो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होता है, पता है ना आपको, है ना? देखते हैं आगे क्या बोलते हैं। द डायरेक्टर्स ओपाइन दैट since the cash generated from sale of such equipment and investment would be used for operations, the inflows on such sale would be presented in the statement of cash flow from operations. कितना शाना डायरेक्टर है उसका, क्योंकि इंसेंटिव इसके ऊपर है ना, ऑपरेशंस के ऊपर, तो बोलता है इसको भी ऑपरेशन में दिखा देते हैं और ज्ञान दे रहा है हम पैसा तो वही यूज करेंगे ना। ये वही वाली बात हो गई, दहेज ले लो, दहेज लेना गलत नहीं है, क्यों? दहेज लोगे तो अगर दहेज में फ्रिज लिया तो फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी आपकी बेटी ही पिएगी, गलत थोड़ी ना है। दहेज में एसी लिया तो उस एसी की ठंडी ठंडी हवा आपकी बेटी ही खाएगी, ले लो। वो बोलता है अगर दहेज में गाड़ी ली तो गाड़ी के एसी में बैठकर वादिया कौन देखेगी? आपकी बेटी ही देखेगी। दहेज, ये तो वो वाली बात हो गई भाई, गलत है। तुम बोल रहे सर कैसी बातें कर रहे हो आप? ठीक है, इधर आओ। तो बोल रहा देखो पैसा तो हम ऑपरेशन में यूज करेंगे ना, तो कैश फ्लो ऑपरेशन हो गया, वेरी गुड। हाँ
इसको एक कट्टूस मारने का सर पे आके, कैसी बातें करते हैं इन लोग। द डायरेक्टर्स आर कंसर्न्ड अबाउट मीटिंग द टारगेट्स इन ऑर्डर टू सिक्योर सिक्योरिटी ऑफ देयर जॉब्स। अच्छा, डायरेक्टर आर कंसर्न्ड अबाउट मीटिंग टारगेट्स इन ऑर्डर टू एंश्योर सिक्योरिटी ऑफ देयर जॉब्स। कितना गलत कर रहे, जॉब के चक्कर में बाकी को धोखा देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। द डायरेक्टर्स आर कंसर्न्ड अबाउट, हाँ ठीक है, and feel that this treatment would enhance the cash flow picture of the business. Inflows of sale of such equipment investment have potential to make the cash flow from operations positive. Required. Discuss the ethical responsibility of spins. Chartered accountant who is an employee to ensure that manipulation of statement of cash flow suggested by directors does not occur. Ethical responsibility discuss करो। आप एम्प्लॉय हो, मतलब सर्विस में हो, सर्विस वाले को क्लॉज 1 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल है ना, बट ठीक है, बाकी चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या दे रखा है इधर, इंड 7 के हिसाब से अगर आप जब पीपी या इन्वेस्टमेंट डिस्पोज करते हो और वो इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी वगैरह नहीं है तो इट इज़ अ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बराबर। उसके अलावा एथिकल इश्यूज क्या है इसके अंदर, अगर आप ये होने देते हो तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, आपको पता ही नहीं ऐसा कुछ हो रहा है तो मतलब आपका रेलिवेंट नॉलेज वगैरह नहीं है, तो कॉम्पिटेंस का दिक्कत है। उसके अलावा अगर आप उस कंपनी के एम्प्लॉय हो, आपकी नहीं सुनी जा रही तो ऑडिटर को इन्फॉर्म करना चाहिए आपको। ठीक है, ये एथिकल चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा अगर आप फिर भी होने देते हो तो इट इज़ अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बिकॉज ऑफ सर्विस में हो तो क्लॉज 1 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल का मिसकंडक्ट हो जाएगा। क्लियर है क्या? यस सर। मेरे ख्याल से अभी चीज़ें आपके लिए ईजी होते जा रही है, एक फ्लो बनता हुआ चलेगा कि कैसे किस तरीके से आपको आंसर करना है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अपने को पता है, ये जो एथिकल इशू वाला पार्ट है ना, ये आपके लिए थोड़ा जनरलाइज होता है ना, ये आपको देखने की मैं क्या क्या लिखूं, जो मन में आया लिख देना। मिसकंडक्ट वाला पार्ट अगेन स्पेसिफिक है, तो पहले और लास्ट पार्ट स्पेसिफिक है, बीच का पार्ट थोड़ा सा आपके लिए वैसा है कि आप इसमें वो फेकम भागी करने वाले हो, बट फेकम भागी भी रेलिवेंट करना बता रखा है ना, क्या क्या आना चाहिए ध्यान रखना। चलो, ये आपके 6 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। सब लोग यहां तक समझा? परफेक्ट। अब 7 क्वेश्चन रीड करेंगे। ठीक है, क्या बोलता है देख लो। इन्फोस्टार लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी एंगेज्ड इन द प्रोविजन ऑफ आईटी सर्विस इन इंडिया। द डायरेक्टर्स आर पेड अप बोनस बेस्ड ऑन प्रॉफिट्स। मैं बोलूं आधे लफड़े बोनस को लेकर, ये बोनस ही बंद करो। ठीक है, तुम देखो मैक्सिमम क्वेश्चन में यही है कि इनका इंसेंटिव लिंक्ड है प्रॉफिट से, और ये फिर झोलझापाटा करते हैं। अब देखते हो यहां भी वही हुआ है, तो बोलते डायरेक्टर्स आर पेड अप बोनस बेस्ड ऑन द प्रॉफिट्स अचीव बाय द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर एज पर द बोनस टेबल गिवन बिलो। ये प्रॉफिट रेंज दिया हुआ है, ये फिर लफड़ा दिया हुआ है आगे। द ड्राफ्ट प्रॉफिट एंड लॉस इज गिवन बिलो, 2 करोड़ का प्रॉफिट है। द एम्प्लॉयज ऑफ इन्फोस्टार हैव हिस्टोरिकली बीन पेड एन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बेस्ड डिस्क्रिशनरी इंसेंटिव फॉर द लास्ट 15 ईयर्स। बोलता है इसके डायरेक्टर ही नहीं, ऊपर तो डायरेक्टर के बोनस की बात चल रही थी। नॉर्मली हम इंप्लॉयज को भी बोनस देते हैं, हिस्टोरिकली हम देते हैं बोनस इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बेसिस पे, है ना, डिस्क्रिशनरी बोनस मन कहते देते हैं इसको। नॉर्मली हम इंड एस 37 में कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बोलते हैं कि आपके पास्ट प्रैक्टिस की वजह से सामने वाले के माइंड में एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो जाता है। इन्होंने वैसे रेफरेंस दिया नहीं उस चीज का, बट अगर आप ऐसे एनालाइज करोगे तो वो हो सकता है। एनीवेज, बेस्ड ऑन द पास्ट ट्रेंड्स एंड परफॉर्मेंस, बोनस अमाउंट फॉर द ईयर 11-12 वुड बी ₹3 crore. In view of the possibility of the directors not receiving the bonus on account of the company's poor performance, Infostar CFO, who is chartered accountant, फिर ये सर्विस वाला बंदा है ना, has suggested that discretionary incentive usually payable to the employees could be awarded in the current year. सर क्या हो रहा है, समझने का ट्राई करो। जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट के बेस पे डायरेक्टर को बोनस मिलता है। ठीक है, अब प्रॉफिट निकालने के लिए आप सारे खर्चे माइनस करते हो, तो प्रॉफिट निकालने के पहले आप इंप्लॉय को एक बोनस देते हो। अब अगर आपने इंप्लॉय को बोनस दिया, कंपनी के लिए एक्सपेंस हो जाएगा। अगर ये एक्सपेंस आपने इंकर किया तो प्रॉफिट कम आ जाएगा ना, तो इनको बोनस कम मिलेगा। तो इतना शाना है ये, इन लोग सीएफओ वगैरह मिलके बोलते हैं कि इसको बोनस देते ही नहीं है एम्प्लॉयज को। अगर एम्प्लॉय बोनस नहीं दोगे तो ये एक्सपेंस नहीं आएगा, तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा, तो हमको बोनस ज्यादा मिलेगा। कितना गलत काम करते हैं रे। हाँ, आगे देखो बोलता है has suggested a discretionary incentive usually payable to the employees could be avoided in the current year, which would result in the company reporting profits. As a part of its annual report, Infostar reports employee satisfaction scores. Normally इन लोग अपने एनुअल रिपोर्ट में एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन स्कोर डालते हैं। अब आप सोचो, अगर आपने 15 साल से जिस एम्प्लॉय को आप बोनस दे रहे हो उसको बोनस नहीं दिया तो उनका सेटिस्फैक्शन तो गिर जाएगा ना यार। तो बोलते हैं एज अ पार्ट ऑफ एनुअल रिपोर्ट हम रिपोर्ट करते हैं सेटिस्फैक्शन स्कोर्स, स्टाफ अट्रिशन रेट्स, gender equality and employee absenteeism rates as non-financial performance measures. The CFO has told the directors that over mail that no stakeholder reads the non-financial information anyways
and thus his aforesaid suggestion of not paying the discretionary incentive would not impact the company greatly. वो बोलता है देखो तुम एम्प्लॉय को बोनस नहीं दोगे, उसका सेटिस्फैक्शन रेट नीचे जाएगा, ठीक है, वो थोड़ा गुस्सा होएगा वो, और ये चीज आपके नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में जाएगी. सीएफओ बोलता है वैसे भी कौन पढ़ता है उसको, छोड़ो ना, है ना, मत दो बोनस, बुरा माने तो माने, है ना. आगे रिक्वायर्ड discuss the ethical and accounting principles on the above issue referring to the relevant Ind AS wherever appropriate from the perspective of CA सुशील भूपति. अब ये सुशील भूपति कौन है, ये सीएफओ था क्या, ये सुशील भूपति नाम कहां से आ गया, ठीक है, मतलब मेरे ख्याल से सीएफओ के नाम से बात कर रहा है वो, सीएफओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, जहां तक मेरे को समझ आ रहा है. तो अगर एम्प्लॉय है तो अपने को पता है कौन सा क्लॉज आएगा, ठीक है. एनीवेज अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें अकाउंटिंग का इशू क्या है, तो नॉर्मली अकाउंटिंग का इशू नहीं है, यह मॉरल इशू है ना. तुम एथिकली गलत हो, अकाउंटिंग का क्या दिक्कत है, कौन सा इंडेक्स आएगा, इंडेक्स आना हो तो भी 37 आ सकता है मैक्स टू मैक्स, कि कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है, बनाना चाहिए प्रोविजन एक्स में, बट उसकी बात नहीं की इधर, ठीक है. तो यहाँ अकाउंटिंग का दिक्कत नहीं है, बोलता है देयर इज नो लीगल ऑब्लिगेशन टू पे, वैसे भी लीगली आप परमिटेड नहीं हो, ये तो डिस्क्रिशनरी बोनस है ना. तो कंपनी बोल सकती है लीगली हम ऑब्लिगेटेड ही नहीं है तो नहीं देंगे, बट आप किस रीजन की वजह से नहीं दे रहे हो वहां दिक्कत है. देखो आप इंप्लॉय को सपोज कंपनी परफॉर्म नहीं करे, कंपनी को पैसे की जरूरत है, फिर आप बोनस ना दो, इंप्लॉयज को समझ में आता है, लेकिन आप बोनस क्यों नहीं दे रहे हो, क्योंकि बोनस नहीं दोगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो इसको बोनस मिलेगा, ये इंटेंशन गलत है ना भाई. तो वो यही बोलता है कि यहाँ लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है पे करने का, बट रीजन फॉर नॉट गिविंग द बोनस गिव्स राइज टू एथिकल कंसिडरेशंस. यहां दिक्कत है, क्योंकि बोनस नहीं दोगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, सीएफओ को बोनस मिलेगा, यहां दिक्कत है. तो एथिकल इश्यूज क्या है, सबसे पहले मॉरली आप गलत हो, क्योंकि आप दूसरों का नहीं सोच के आप खुद का सोच रहे हो, और इसकी वजह से इंप्लॉय मोरल गिरेगा, इंप्लॉय मोरल गिरेगा तो नॉन फाइनेंशियल डेटा पे नेगेटिव इंपैक्ट है. अब वो सीएफओ क्या बोलता है, ये वैसे भी कोई पढ़ता नहीं है, अरे बट वो पढ़ता नहीं है तो क्या हुआ, आपको तो ध्यान रखना है ना कि वो सब सही दिखाए, बराबर. सीएफओ स्टेटमेंट की नॉन फाइनेंशियल डेटा कोई पढ़ेगा नहीं, वो ये भी इनकरेक्ट है सोचना, है ना. ही शुड एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस, ही शुड एक्ट इन पब्लिक इंटरेस्ट, खुद का इंटरेस्ट के पहले दूसरे का इंटरेस्ट पहले रखो, है ना. अपहोल्ड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, है ना. एन एक्ट इन मैनर विथ एथिकल प्रिंसिपल, मतलब इसको है ना थोड़ा वो ज्ञान देने का, मम्मी वाला ज्ञान, कि बेटा ये गलत है, बेटा ऐसे नहीं करते, बेटा जल्दी जाकर उसको सॉरी बोलो वो वाला ज्ञान है, ठीक है. अब क्योंकि ये सीएफओ सर्विस में था तो यहां क्या आना चाहिए था, क्लॉज 1 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल. यहां कोई भी मिसकंडक्ट की बात ही नहीं करी है, कोई क्लॉज का ब्रीच का बात नहीं करा इधर, क्योंकि मुझे लगता है उसका बात क्यों नहीं करा, बिकॉज मुझे लगता है यहाँ क्लॉज के ब्रीच से ज्यादा इनकी मॉरल दिक्कत है ना, वो थिंकिंग गलत है इसकी. बट अगर लिखते, देखो अगर मैं होता ना आपके बदले तो मैं तो एग्जाम में क्लॉज कोड करके आ जाता भूल से, तो अगर करते भी तो भी कौन सा करते, क्लॉज 1 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल, मेरे को लगता है. बट इन्होंने दिया हुआ नहीं, अब क्यों नहीं दिया वो इनको जाके पूछना पड़ेगा अपने को. बट फिलहाल के लिए अगर आपको बाई चांस याद रहे कि यहाँ क्लॉज नहीं था तो मत देना, और नहीं भी आता तो भी अपने को एक क्लॉज तो पता है, क्लॉज 1 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल, खत्म कहानी सर्विस वाले केस में. आगे बढ़ जाते हैं. ये तुमको पक्का ऐसा यूजफुल लग रहा है ना ये समरी, क्योंकि उतना पढ़ने पड़ता तो पागल हो जाते हैं, फिर समझता ही नहीं क्या चालू है उसके अंदर. एटलीस्ट थोड़ा कंफर्ट जोन तो है भी अपने को, कितना ही है. आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8, इलस्ट्रेशन नंबर 8 क्या बोलता है, अगस्त्या लिमिटेड इज अ लिस्टेड एंटिटी, लिस्टेड कंपनी एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमेटिव स्पेयर पार्ट्स. द कंपनी इज प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 March 13. द डायरेक्टर्स ऑफ अगस्त्या लिमिटेड आर एंटाइटल्ड टू एन इंसेंटिव बेस्ड ऑन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट. फिर इंसेंटिव, ओ भाई साहब, फिर इंसेंटिव बेस्ड ऑन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन. You are appointed as a consultant to advise on the preparation of financial statements. You notice the following issue. You are appointed as a consultant. तो मेरे ख्याल से प्रैक्टिस वाला सीए हो गया ये तो. The draft financials include an amount of 75 lakhs given as a loan to director. है ना. The loan has no specific repayment terms. The same is repayable on demand. आपने डायरेक्टर को लोन दिया, ठीक है, और ये repayable on demand है, तो ये कहाँ दिखना चाहिए, लोन में दिखना चाहिए. अब क्या बोलते हैं, डायरेक्टर्स हैव इंक्लूडेड दिस लोन अंडर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. बोलता है रीपेमेंट डिमांड है ना, जब चाहे पैसा आ जाएगा तो ये सीसी हो गया. कुछ भी कभी सुना है ऐसा, नहीं भाई ऐसा नहीं होता. ये मत बोलना कि नहीं नहीं सर सही तो कर रहे, अगर तुम बोलते तो सही कर रहे, तुम्हारा डायरेक्टर का तो कोई फर्क ही नहीं है, पर तुम दोनों सेम हो, वी आर द सेम ब्रो. ठीक है भाई, गलत है ये. भले इट इज रीपेबल ऑन डिमांड, बट ऐसा पॉसिबल है तुमने पैसा मांगा, इसका पैसा नहीं है देने को, बराबर, तो ये सीसी नहीं हो सकता. दे हैव रीजनड दैट सच लोन which is advanced to one of the directors is repayable on demand. It is readily convertible to cash. Further, directors opine that such presentation would not be a problem under any Ind AS. है ना.
एंड एसेंशियली प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग पॉलिसीज विच इज द चॉइस ऑफ द कंपनी। कंपनी का मर्जी है, कंपनी जो चाहे फॉलो करे, ऐसा नहीं होता है। पॉलिसी के बारे में अगर कोई इंड एस बात करता है तो आपको वही फॉलो करनी चाहिए आगे। एंड इन दिस केस अगस्त्या हैज मेड अ पॉलिसी टू शो सच लोन एज अ कैश इक्विवेलेंट। खुद की बना दी पॉलिसी कि मेरी ये पॉलिसी, मैं तो ऐसे करता हूँ, है ना, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है वो वैसा बोलता है, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, ये नहीं चलता भाई। रिक्वायर्ड डिस्कस द एथिकल एंड अकाउंटिंग इंप्लीकेशंस ऑफ द अबोव इश्यूज रिफरिंग टू द रेलिवेंट इंड एस वेरेवर अप्रोप्रिएट। अब यहाँ सबसे पहले आप अकाउंटिंग दिक्कत की बात करोगे, बताना एज पर इंड एस 7 सीसी का डेफिनेशन क्या होता है। सीसी में आता है वो इन्वेस्टमेंट्स जो शॉर्ट टर्म लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स है, जो 3 महीने से कम समय में कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, बट वो सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होते हैं, उसमें लोन नहीं आता है, बराबर ध्यान रखना। तो वो बोलता है कि ये जो क्लासिफिकेशन है सीसी है वो इनकरेक्ट है, पहली चीज। तो कैसे क्लासिफाई करना चाहिए, एज पर इंड एस 109 इट शुड बी अ फाइनेंशियल एसेट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लोन दिया है ना किसी को, तो लोन गिवन टू एनीवन इज अ फाइनेंशियल एसेट। आगे जब आप डायरेक्टर को लोन देते हो तो इंड एस 24 के हिसाब से आपको डिस्क्लोज भी करना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का भी ज्ञान दिया हुआ है कि अगर आप इसको ऐसे दिखाओगे ना सीसी में, तो आपका फिर फेथफुल प्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है। देखो आप अगर ध्यान से देखो यहाँ ज्ञान दिया हुआ है, मैंने क्या बोला था, बीच में इन लोग देते अपना जनरलाइज आंसर, तो इन्होंने दिया हुआ है कि अगर आप ऐसा करोगे तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का ब्रीच हो जाएगा यहाँ, क्योंकि रेलिवेंस, फेथफुल प्रेजेंटेशन, अंडरस्टैंडेबिलिटी, वेरीफाइबिलिटी, कंपेरेबिलिटी नहीं होएगा इसके अंदर। तो अगर 5 टर्म याद है तो ज्ञान देकर आ जाना इसके ऊपर, ठीक है। बट मैं होता तो मुझे शायद पहली बार में क्लिक नहीं होता, बट ये 2-3 चीज मेरे को क्लिक हो जाती है। एनीवेज एथिकल इशू क्या है इधर, है ना, या फिर जो कंसल्टेंट का ड्यूटी क्या है, एक तो रेक्टिफाई करवाओ, है ना, उसके अलावा जो डायरेक्टर गाइड करो उसको कि तुम गलत कर रहे हो और सही क्या होना चाहिए एज पर द रेलिवेंट इंडेक्स। इंडेक्स का बैलेट दिखाओ उनको कि ऐसा दिखता है उसके अंदर। अगर आप या तो उनके साथ इन्वॉल्व हो जाओ या फिर रेक्टिफाई नहीं करवा पाओ, मतलब आप गाइड वगैरह नहीं करवा पाओ, सुनने को तैयार नहीं है, और आपने भी ये एग्री कर लिया कि चलो कोई बात नहीं, जो गलत कर रहा है कर ले, तो उस केस में क्योंकि आप प्रैक्टिस वाले हो तो 5, 6, 7, 8 में से कुछ आता है, तो यहाँ 6 और 7 आया ऑफ पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल। अब मुझे पता आपके मन में आएगा 5 क्यों नहीं आया, 8 क्यों नहीं आया मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग इन्होंने भी देने रखी कि 5 और 8 क्यों नहीं आया। बट ये मिसकनेक्ट कब होगा, जब आप रेक्टिफाई ना करवा पाओ। रेक्टिफाई करवा दो या समझा दो उनको, सही करवा दो, तो कोई दिक्कत नहीं है फिर। यस चलो क्लियर दे रखा है ये सब इधर। आगे इलस्ट्रेशन नंबर 9 एट 31 मार्च 14 क्या बोलता है, मित्रा हैड अ प्लान टू डिस्पोज ऑफ 75% सब्सिडरी टू दोस्ती लिमिटेड। मित्रा और दोस्ती, वाह क्या नाम है सर। This plan had been approved by the board and was reported in the media as well as stock exchange, where Mitra was listed. ठीक है, ये अप्रूव वगैरह हो चुका है, आप अपनी सब्सिडरी को डिस्पोज करने का सोच रहे हो। It is expected that Jaya, the non-controlling shareholder of in Dosti holding 25 stake, will acquire the 70% interest as well. The sale is expected to be completed by October 2014. कब सोचा आपने, मार्च में सोचा, और कब तक कंप्लीट होना एक्सपेक्टेड है, अक्टूबर में कंप्लीट होना एक्सपेक्टेड है, मतलब 6-7 महीने में हो जाए कंप्लीट। आगे दोस्ती लिमिटेड इज एक्सपेक्टेड टू हैव सब्सटेंशियल ट्रेडिंग लॉसेस इन द पीरियड अप टू सेल। मिस्टर एक्स अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज एन एम्प्लॉय क्लॉज 1 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल आएगा मुझे लगता है। आगे इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ मित्रा विशेष टू शो दोस्ती एज held for sale in the financial statements and to create restructuring provision to include expected cost of disposal and future trading losses। सबसे पहली बात, एक इंडेक्स 105 वो क्या बोलता है, अगर आप कोई भी नॉन करंट असेट या कोई भी डिस्पोजल ग्रुप बेचने का सोच रहे हो तो उसको आप हेल्ड फॉर सेल में क्लासिफाई कर देना, बराबर, ठीक है। जब आप हेल्ड फॉर सेल में आते हो कब आना चाहिए, जब वो 2 कंडीशन मीट करेगा, है ना, वो 2 कंडीशन की बात मैं करूंगा, पहली चीज। सेकेंड चीज, उसके अलावा अगर डिस्पोजल ग्रुप आपके लिए डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन भी है, ऑपरेशन मतलब ये पूरा एक सेपरेट कंपोनेंट ऑफ बिजनेस है, तो इसका प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी प्रॉफिट लॉस अलग से दिखता है, कंटिन्यूइंग का अलग, डिसकंटिन्यूइंग का अलग। उसके अलावा अगर पक्का रिस्ट्रक्चर या बेचने का सोच रहे हो तो इसके रिलेशन में प्रोविजन बना सकते हो रिस्ट्रक्चरिंग का, बट उसमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस का प्रोविजन बनता है ना। देखते हैं अभी क्या बोलता है। However, CFO does not wish to be categorized as held for sale, nor to provide the expected losses। वो बोलता है ना ही हम कोई प्रोविजन बनाएंगे ना ही इसको 105 में दिखाएंगे, गलत है ना। The CEO is concerned as to how this may affect the sales and would surely result in bonus targets not being met। फिर बोनस की बात आगे। He has argued that as the management it is his duty to secure a high sales price to maximize the return for shareholder।
ही हैज ऑल्सो हिंटेड दैट मिस्टर एक्स जॉब कुड बी एक्स टेक। देखो डरा रहा है उसको कि देख एक्स, तेरे को एक्स बना देंगे हम लोग, इस यहाँ जॉब से एक्स कर देंगे तेरे को, ठीक है, एक्स होता है ना, एक्स बना दिया, एक्स बना देंगे, निकाल देंगे, हमारी बात नहीं मानेगा तो। हाँ तो वन मत दिखा 105 में, लेकिन ये तो फिर कॉन्फ्लिक्ट की बात हो गई ना यार। आगे आगे, इफ सच अ प्रोविजन वर टू बी मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट द एक्सपेक्टेड कॉस्ट फॉर द सेल आर एज फॉलोज। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है, फ्यूचर ट्रेडिंग लॉसेस, इसका कभी भी प्रोविजन नहीं बनता। अगर आपको पता रहेगा, अपन 37 के अंदर पढ़ते हैं कि फ्यूचर के लॉस का आज प्रोविजन कभी नहीं बनाते हो। हाँ, लीगल कॉस्ट टू सेल, बेचने का जो प्रोविजन है, और रिडंडेंसी कॉस्ट कि एम्प्लॉयज को जब ले ऑफ करोगे तो उसका जो, इन दो का प्रोविजन बनता है, इसका प्रोविजन बनता है एज पर इंडेस 37। तुम देख रहे हो, अगर तुमने वो नहीं पढ़ा हुआ रहेगा वो रिस्पेक्टिव इंडेक्स, तो तुमको समझ ही नहीं आएगा। आगे, इम्पेयरमेंट लॉस ऑन पीपी 7 CR, सर इसका प्रोविजन नहीं बनता क्या? एक्चुअली देखो, जब आप 105 में आते हो ना, तो आप कैरिंग अमाउंट या FEL CTS पर रखते हो एज पर 105। तो जब FEL CTS निकालते हो ना, तो ये 7 करोड़ यहां ऑलरेडी कंसिडर हो जाता है, वहां ऑलरेडी कंसिडर हो जाता है वो, तो अलग से इसका कुछ करने का जरूरत नहीं है। बराबर। रिक्वायर्ड, डिस्कस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट टू एड्रेस द अबव इशू, डिस्कस द एथिकल इश्यूज। वापस से 3, अकाउंटिंग की दिक्कत क्या है, एथिकल इश्यूज क्या है, और मिसकंडक्ट कौन सा हो जाएगा। देख लो इधर दिया हुआ है। सबसे पहले 105 वाला ज्ञान देना कि 105 में भी क्लासिफाइज हेल्ड फॉर सेल। अब उसमें क्लासिफिकेशन की कंडीशन होती है 2। आप 105 में कब आओगे, इट शुड बी अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल इन प्रेजेंट कंडीशन, और सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल। अब इसकी 5 कंडीशन थी, आपको याद रहेगा तो मैंने ऐसा शादी का एग्जांपल लिया था कि किसी भी बच्चे की शादी प्रोबेबल कब होगी, जब वो 5 कंडीशन मीट करेगा, है ना। एक्टिव प्रोग्राम करने का टू ट्रेस अ बायर, वो विड्रॉवल इज अनलाइकली, याद है आपको, मार्केट क्लोज टू इट्स फेयर वैल्यू, एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड विद इन 1 ईयर, है ना, सिग्निफिकेंट चेंजेस विल नॉट हैपन टू द प्लान, वैसा वो सब 5 कंडीशन थी उसके अंदर। अगर वो 5 मीट करेगा तो हम बोलेंगे सेल प्रोबेबल है, और अगर सेल प्रोबेबल है और ये पहली कंडीशन में मीट कर जाएगा तो आप 105 में क्लासीफाई कर देना उसको, ऐसा होता है। आगे अब बोलता है सब्सिडी टू बी डिस्पोज्ड ऑफ शुड बी क्लासिफाइड एज डिस्पोजल ग्रुप हेल्ड फॉर सेल, क्योंकि आप सिंगल एसेट नहीं, आप ग्रुप ऑफ एसेट लायबिलिटी बेच रहे हो, तो वो बनेगा डिस्पोजल ग्रुप हेल्ड फॉर सेल। उसके अलावा क्योंकि एक सेपरेट बिजनेस भी है, तो वी शुड ऑल्सो प्रेजेंट सेपरेटली एज डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। बराबर। और 105 में आने के बाद मेजर किस पे करोगे, लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट या FEL CTS, ये हो गया। उसके अलावा एज पर इंडेक्स 37 का रेफरेंस दे सकते हो। बोलने का जो प्रोविजन है रिस्ट्रक्चरिंग का, वो बनेगा सिर्फ 1.5 और 4 का, विच इज 5.5। फ्यूचर के लॉस का कोई प्रोविजन नहीं बनता है, और इंपेयरमेंट लॉस ऑलरेडी FEL CTS निकालते समय कंसिडर हो जाता है, तो अलग से कुछ करने का इसका जरूरत नहीं है। ये मैंने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताया, देखो कितना अच्छा समराइज किया मैंने। अब इनका पढ़ोगे ना, क्या ज्ञान दिया हुआ भर भर के, ठीक है, इतना सब प्रैक्टिकली आपके लिए पढ़ना पॉसिबल ही नहीं है। देखो कितना, एक पेज का तो पूरा ज्ञान है, यहाँ आधा पेज और नीचे आधा पेज मैंने आपको मस्त समराइज करके दिया हुआ है, ठीक है। हो सके ना घर पे बैठ के खुद भी रफ में लिख के प्रैक्टिस कर लेना, अच्छा हो जाएगा। अब एथिकल इशू कौन सा है, कॉम्पिटेंस का दिक्कत है। उसके अलावा COO ये मिस रिप्रेजेंटेशन देने का ट्राई कर रहा है और थ्रेटन कर रहा है उसको कि जॉब से निकाल दूंगा, ये COO भी अनएथिकल काम कर रहा है, तो उस केस में क्या करना चाहिए, CA को इसको समझाने का ट्राई करना चाहिए। ये ना समझे तो इसका जो हायर सुपीरियर है उसको बताने का ट्राई करना चाहिए। कुछ भी ना हो तो फिर उसको भाई टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। बट अगर ये अप्रूव कर दे CA अगर इसके साथ घुल मिल जाए और बोले ठीक है कर ले, मेरे को मेरी जॉब प्यारी है, तो फिर कौन सा मिसकनेक्ट हो जाएगा, इफ CA फॉल्स अंडर अनडू इन्फ्लुएंस, तो उसके इसमें क्लॉज 1 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल का ब्रीच हो जाएगा, बिकॉज सर्विस वाला CA है। क्लियर है यहां तक हीरो लोग? परफेक्ट। चलो अब क्वेश्चन नंबर 10, आखिरी क्वेश्चन, फिर चैप्टर को अपन धन धनाधन धन कर देंगे, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 10, शस्त्रा लिमिटेड डिजायर्स टू अपग्रेड इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस since the directors believe that technology led production is the only way the company can remain competitive, है ना। on 1st April 15 the company entered into a property lease agreement, फिर लीज में एंटर किया है, तो लीज में एंटर किया है, आप लेसी हो तो आप ROU और LL बुक करोगे। आगे देखते क्या बोलता है। however draft financial do not show a lease asset and lease liability, गलत किया देवसेना। एज अ फाइनेंशियल कंट्रोलर CS सुनील राघवन, ये राघवन मैंने नाम ऊपर देखा था क्या किधर, ये राघवन नाम भूल से किधर गलत जगह कॉपी हो गया क्या, पता आपने नाम देखा था, नहीं वो तो भूपति था, सुशील भूपति था, नहीं हाँ, तो क्या बोलता देख लो किधर गया अपना हीरो। हाँ, एज अ न्यू फाइनेंशियल कंट्रोलर CA सुनील राघवन, आप फाइनेंशियल कंट्रोलर उस कंपनी के, मतलब सर्विस में ही हो, ज्वाइन किया आपने शास्त्रा लिमिटेड बिफोर द फाइनेंशियल ईयर एंड 31 March 16 and was engaged in the review of financials to prepare the upcoming audit and to begin making a loan application to finance the new technology.
सीए सुनील राघवन believes that lease arrangement should be recognized in the balance sheet. सीए बराबर ज्ञान दे रहा है कि ये लीज को बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा एसेट और लायबिलिटी दिखा के. However, मैनेजिंग डायरेक्टर उसका नाम दिया हुआ है अनुषा मैडम, एमबीए फाइनेंस, स्ट्रांगली डिसएग्रीज. मैडम को सर की बात पसंद नहीं आई. ये तो कितना रियल लाइफ का एग्जांपल हो गया. ठीक है. शी विशेस टू चार्ज द लीज रेंटल्स टू द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल. हर ओपिनियन इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट लीज agreement is merely a monthly rental payment without corresponding asset or obligation, since there is no invoice for transfer of asset. Her disagreement also stems from the fact that showing a lease obligation in the financials would impact the gearing ratio of the company, which would have a adverse impact on upcoming loan application. Loan main यही है, लोन लेने जाओगे तो लाइबिलिटी दिखेगी, लोन मिलेगा नहीं, तो बोलता है मत दिखाओ लाइबिलिटी एसेट, छोड़ दो. Miss Anusha has made it clear to CA that at stake is not only the loan application but also his future prospects at Shastra Limited. धमकाया जा रहा है भाई कि देखो अगर बात नहीं मानोगे मेरी तो लोन एप्लीकेशन तो नहीं मिलेगा, वो तो रिजेक्ट होगा, आपकी नौकरी भी खतरे में है, आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इस कंपनी में खतरे में है. दया कुछ तो गड़बड़ है दया. आगे देखो. रिक्वायर्ड डिस्कस द पोटेंशियल एथिकल कॉन्फ्लिक्ट्स which may arise in the above scenario and the ethical principles which would guide how the financial controller should respond to the situation. है ना. ethical conflicts बताओ. और वही मतलब वही तीन चीज. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का दिक्कत क्या है, एथिकल इश्यूज क्या है, मिसकंडक्ट कौन सा है. तो सबसे पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में इंडेस 1 इसका दिक्कत है कि लेसी को आरओई और एलएल बुक करना पड़ता है, नहीं करेगा तो गलत है. ठीक है. अब एथिकल इशू क्या है, इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी इज कॉम्प्रोमाइज्ड इफ सीए अलाउज इनकरेक्ट ट्रीटमेंट. उसके अलावा अगर वो मैडम बात मानने को तैयार नहीं है, जो अपनी वो थी एमबीए इन फाइनेंस वाली मैडम, तो या तो तुम उसके सुपीरियर को कम्युनिकेट करो या फिर डिस्क्लोज करो रेलिवेंट गवर्निंग अथॉरिटी को. और अगर कुछ भी ना समझे तो ऑफकोर्स आपको विड्रॉ करना पड़ सकता है या जो भी है. और अगर आप फिर भी अलाउ कर देते हो इनकरेक्ट ट्रीटमेंट तो क्योंकि आप सर्विस वाले हो, क्लॉज 1 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल. अगर आप ध्यान से देखोगे इतने बड़े सोल्यूशन को भी मैंने समझ करके आपको दिया हुआ है. This completes the discussion of professional ethical duty of a chartered accountant. I hope आपके लिए ये चैप्टर मैंने थोड़ा सा तो आसान बनाया होगा. It is more of a self study kind of a thing. जब आप FR ऑडिट दोनों पढ़ लो तो खुद की बुद्धि लगाने के लिए ICAI ने ये टॉपिक डाला था, बट मेरे को पता है कि एक छोटा गाइडेंस मिल जाता है तो काम आसान हो जाता है. ठीक है. तो व्हाट आर द की टेक अवेज फ्रॉम दिस. सबसे पहले क्लॉजेस का बेसिक ज्ञान आपको होना चाहिए, इंडेस का बेसिक ज्ञान आपको होना चाहिए. और अगली बार जब ये चैप्टर पढ़ोगे तो वर्ड बाय वर्ड डिटेल में पढ़ने से बेटर है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेकर क्वेश्चंस पे आओ. और क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको समरी दे रखी है. आई होप दिस इज हेल्पफुल. मतलब मेरे को उसको बनाने में बहुत समय लगा था क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन पढ़ के देख रहा था कि इसमें क्या मैं निकाल सकता हूँ समरीज फॉर्म में, बराबर क्या आपके लिए समझना और लिखना भी आसान होगा और जिसका आपको मार्क्स भी मिलेगा. तो मैंने कोशिश वैसा किया. आई होप दिस इज हेल्पफुल. ठीक है. क्योंकि आप बाद में बार बार रिवाइज करोगे तो आप पूरा नहीं पढ़ सकते यार बैठ के थियरी. मुझे पता है कितना टाइम लगेगा उसके अंदर पढ़ने में, मुझे कितना समय लगेगा मुझे पता है, बराबर. तो मैं तुम्हारा टाइम बचाने का ट्राई कर रहा हूँ. तो आई होप दिस इज हेल्पफुल. ठीक है. तो अगर हेल्पफुल लगा तो कोई बात नहीं, यू आर वेलकम. ठीक है. चलो तो ऑन दैट नोट वी विल रैप अप द सेशन. तो इसको भी आपने क्या कर दिया, सरका दिया. ऐसा बोला एथिक्स को, बोला सरक उधर सरक, तो सरका दिया इसको भी. ठीक है. ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच एवरीवन. बाय बाय एवरीवन. टेक केयर. सी यू ऑल.